नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपको मैथब्रेन्स पे, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मेरे मासूम को चेहरे को देख के आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कैसे पढ़ा सकता है, वो भी इतने सालों से। तो देखो भैया, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट से हमारा ये मतलब है कि बदले में हम थोड़ी सी गुरु दक्षिणा लेते हैं। वही बहुत सिंपल सी है कि जब भी आप हमारे किसी टीचर द्वारा पढ़ाए गए किसी भी सेशन में कुछ भी नया लर्न करते हैं तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें, बस। बाकी हमारा खर्चा पानी चल रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो इस बात की। चलिए, आज अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 11 के अप्लाइड मैथ्स का 13th चैप्टर, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि किसी भी डेटा सेट का कैसे एनालिसिस किया जाता है, उसके फीचर्स को कैसे आप एवेलुएट करते हैं बेस्ड ऑन फ्यू टूल्स, जिनको हम अ फैमिली ऑफ कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आपने पिछले अपने क्लासेस में मतलब बचपन में मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब जो पढ़ा है, ये सब इन्हीं के परिवार का हिस्सा है। तो अपन पहले थोड़ा सा इसको टॉपिक को समझेंगे, जो कि अपन पहले से पढ़ते हैं। इस पूरी फैमिली को थोड़ा कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद डिस्पर्शन के कुछ मेजर्स को सीखेंगे, जिसमें मेजरली रेंज, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वो सब आता है। उसके बाद इनके मेजर्स के डिफरेंट मेथड्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, और आज के सेशन को फिर बढ़िया से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके खत्म करेंगे। चलिए, मैं अपना अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हूं, आप भी एकदम बढ़िया फोकस करके फटाफट पहले थोड़ी समझ लो चीजें क्या हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस, जैसा कि मैंने बोला, छोटी क्लासेस में 9th 10th में आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, लेकिन मेजरली आपने उसमें क्या पढ़ा है? मेजरली आपने उसमें पढ़ा है कि डेटा को कैसे आप क्लासिफाई करते हैं, फिर कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसका मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं। बेसिकली थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने मेजरली प्राइमरीली पढ़ी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ध्यान हो, कक्षा 8वीं में आपने ग्राफ बनाना और वो सब सीखा था कि कैसे आप पाई चार्ट वगैरह बनाते हैं। उसके बाद 9th 10th में आके अपने मीन, मीडियन, मोड के अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आप सबको पता है कि जब तक मैथ्स आप पढ़ेंगे आपको उसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एक इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि डील करती है किससे? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये डेटा से रिलेटेड जो भी कार्य होता है, चाहे उसको कलेक्ट करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, एनालिसिस करना हो उसको इंटरप्रेट करना हो, या फिर उसको प्रेजेंट करना हो, ये सब स्टैटिस्टिक्स की फैमिली का पार्ट होता है। ठीक है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है, सीम्स टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटस विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। तो थोड़ा सा लैटिन वर्ड से आया है ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स, जिसके डिटेल में आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ओरिजिनली स्टैटिस्टिक्स वॉज सिंपली द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो जब आप, जैसा आप शुरू भी करते हैं, जब आप स्टैटिस्टिक्स पहली बार पढ़ते हैं अपने जीवन में, तो आप कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में ही पढ़ते हैं, राइट? लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डेटा करने के बाद आपने किसके बारे में डेटा कलेक्ट किया? लोगों के बारे में, जो कि गवर्नमेंट या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके लिए यूजफुल था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इसी के आसपास रिवॉल्व करता था, है ना? और फिर समय के साथ फिर क्या हुआ? समय के साथ, जैसा कि यहां पे लिखा है, समय के साथ उसका स्कोप बढ़ता गया, स्कोप ब्रॉड होता गया, और उसमें उसी डेटा को न सिर्फ कलेक्शन बल्कि उसके एनालिसिस को भी आपने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के अलावा इसमें देखो इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, रादर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इनफैक्ट आजकल हम जो भी चीजें करते हैं वो सब डेटा से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, जिसमें आपका साइंस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, हर एक चीज में डेटा का इन्वॉल्वमेंट आजकल हो गया है। अगर हम भी कोई चीज पढ़ते हैं, कोई फिनोमेना देखते हैं, तो उसके पीछे का डेटा भी देखते हैं कि भैया ये चीज हो रही है तो कितनी बार हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, टू टाइप्स। वन इज डिस्क्रिप्टिव, जिसका आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इस वाले चैप्टर में, एंड सेकेंड इज इन्फरेंशियल, जिसको आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन दिस चैप्टर हमारा ध्यान डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर ही रहेगा ज्यादातर। ठीक है, तो जब भी आप डेटा को स्टडी करते हैं तो इन दो तरीकों से आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव से या फिर
इन्फरेंशियल, ठीक है, जिसमें आप इन्फरेंसेस निकालते हो चीजों से। डिस्क्रिप्टिव में आप ज्यादातर जो आपका डेटा है उसी को, उसके फीचर्स को, उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, कोई टेस्ट हुआ आपका स्कूल में, ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे। तो आपका कोई स्कूल में अगर टेस्ट होता है, मान लो आपके स्कूल में 5 सेक्शन है, ठीक है, 5 का मैथ्स का टेस्ट हुआ, तो अगर कोई आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपके मैथ्स के टीचर से पूछेंगे कि जरा बताओ स्कूल का रिजल्ट कैसा है, मैथ्स में बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यदि वह टीचर पूरी लिस्ट लेके चले जाएंगे कि देखो सेक्शन ए के सारे बच्चों के ये मार्क्स हैं, बी के ये मार्क्स हैं, सी के ये मार्क्स हैं, डी के ये मार्क्स हैं, ई के ये मार्क्स हैं, क्या वो प्रिंसिपल को खुश हो, क्या वो प्रिंसिपल वो देख के खुश हो जाएंगे? नहीं, प्रिंसिपल बोलेंगे भैया 250 बच्चों का डेटा मैं अकेले क्या करूंगा, मतलब मेरे किस काम का, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो पूरी लिस्ट है, जरा इस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करके कुछ मेरे को ऐसी चीजें लाके दो जिससे मुझे समझ में आए कि स्कूल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वहां पे वो टीचर उस पर्टिकुलर डेटा को डिस्क्राइब करने वाले कुछ स्टैटिस्टिक्स टूल्स का यूज करेंगे, जैसे वो मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, हो सकता है मोड निकालेंगे, ठीक है, फिर रेंज निकालेंगे, जो भी उनके पास टूल्स उनको यूज लगेंगे, सुटेबल लगेंगे, वो यूज करेंगे। तो यहां पे आपने आपके ही गिवन डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए आपने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया कि देखो इस डेटा का ये एवरेज है, तो सेक्शन ए के बच्चों का एवरेज इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, डी का इतना है, ई का इतना है, तो फिर उस हिसाब से आपके प्रिंसिपल अनुमान लगा पाएंगे किस क्लास के बच्चे मैथ्स में बेहतर कर रहे हैं और किस क्लास पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो वहां पे आपने जो टूल्स इस्तेमाल किए वो आपके ही डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए ही बने थे, इसलिए उनको अक्सर कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्योंकि वो आपके गिवन डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके फीचर्स बताने के लिए, वो किस तरीके से पूरा डेटा सेट बना है, उसके क्या आप कह सकते हो ना कि कितने इवैल्यूएशन अगर होगा तो कैसे होगा, वो सारी बातें बताने में हेल्प करता है। ठीक है, यहां देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और समराइज, वो किसी भी डेटा के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर समराइज कर रहे हैं इन यूजफुल एंड मीनिंगफुल वेज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस, मेजरली 2 चीजों के लिए यूज होता है। पहला, आपका जो डेटा है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स, ये पता लगाने के लिए, एंड देन हाईलाइट पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर उन्होंने पूछा कि भैया किस बच्चे को आपने कितने घंटे पढ़ाया, तो वहां समय कितना देना है प्रति बच्चे पे और उसका क्या स्कोर आ रहा है, उनके बीच में भी रिश्ता बनते हुए आपको दिख सकता है। तो जो आपका गिवन डेटा सेट है उसके हिसाब से जब आप इवैल्यूएशन करते हैं तो आपको मालूम चलता है चीजें कैसे वर्कआउट कर रही है। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक बनाया चार्ट जिसमें आपने ये बताया कि अगर किसी बच्चे को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाया तो कितने बच्चे हैं उस 1 घंटे के पढ़ाने से उनका क्या रिजल्ट पे इंपैक्ट हुआ, 2 घंटे पढ़ाने वालों पे कितना हुआ, 3 घंटे पढ़ाने वालों पे कितना हुआ। और उस डेटा में अगर आपने एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की तो आपको समझ में आया कि अगर हम बच्चे को 2 घंटे पढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट इंप्रूव होता है, 3 घंटे पढ़ाने जाओगे तो इंप्रूव नहीं हो रहा, उल्टा नीचे जा रहा है। ऐसा मान लो हुआ, ऐसा होगा कि नहीं ये तो भैया वक्त पर डिपेंड करता है कि अगर किसी बच्चे पे हमने 2 घंटे ध्यान दिया तो उसका रिजल्ट बढ़िया हो जा रहा है, उनका रिलेशनशिप ये निकला डेटा की मदद से, तो वो उसी को सत्य मान के अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। ठीक है, चलिए, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मूलतः 4 मेजर टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो अब तक बहुत बार, मीन, मीडियन, मोड, इन्हें आप क्या कहते हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यानी कितनी वैरायटी, कितनी वेरिएबिलिटी है आपके डेटा में, वो चेक करने के लिए आपको डिस्पर्शन की हेल्प लगती है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, जिसपे हमारा आज का सेशन थोड़ा सा फोकस करेगा, जिसमें डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्क्यूनेस है एंड कुतरोसिस है। ठीक है, क्यूटरोसिस जो भी आप बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, देन मेजर्स ऑफ पोजीशन, तो फिर वहां पे आपने परसेंटाइल रैंक एंड क्वार्टाइल रैंक के देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। उसके बाद फिर आप कहोगे लास्ट में मेजर्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें आपका आता है कोरिलेशन। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपके 4 टाइप है, मेजर टाइप्स हैं किसके,
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस के, जिसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, पोजीशन और एसोसिएशन की बातें करते हैं। ठीक है, इनकी मदद से आपके दिए गए डेटा सेट को आप एवेल्युएट कर सकते हो और पता लगा सकते हो, कुछ कहानी पता लगा सकते हो कि ये जो डेटा सेट है इससे क्या मीनिंग निकलता है। देखो, डेटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, डेटा आप कलेक्ट कर लोगे, लेकिन उस डेटा का फायदा क्या है उसके बारे में, जिसके बारे में हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी पॉपुलेशन है उसके बेहतरी के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सारे टूल्स को इस्तेमाल करके कैसे उनका मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस टूल से या किस टाइप के एनालिसिस से, किस टाइप के मेजर से क्या फायदा होता है, आपका डेटा का एनालिसिस करना कोई वो हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब लोग बोलते हैं मीन निकाल दिया हमने, अच्छा फिर कोई इंसान बोलता है यार मोड क्यों नहीं निकाला। तो अगर आपको मीन और मोड का फर्क नहीं पता होगा कि किस तरीके के एवेल्युएशन के लिए मुझे दोनों में से कौन सा टूल यूज करना है, कोई सेंस ही नहीं बनेगा, है कि नहीं। ठीक है ना, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, डिस्क्राइबिंग द डिस्पर्शन, चलिए यहां पे क्या हो रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से अब हम आ गए किस पे, थोड़ा सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्पर्शन, जो कि क्योंकि देखो सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, मीन मीडियन मोड, तो उसको दोबारा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा कि हम जरा डिस्पर्शन के मेजर्स पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये कुछ नया है जो कि हमें पढ़ना है ना। फिर उसके बाद बाकी दोनों की भी बात होगी आने वाले सेशंस में। चलिए, डिस्पर्शन की यदि मैं बात करूं तो डिस्क्राइबिंग अ डिस्पर्शन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं डिस्पर्शन होता क्या है, तब तक उसका इस्तेमाल तो कर ही नहीं पाओगे, है ना। चलिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लोकेशनल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, विच गिव अस सॉर्ट ऑफ सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर लोकेटेड। ये बात हो रही है सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उन्हें बहुत बार लोकेशनल स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें ये आपको बताते हैं कि एक सेंट्रल वैल्यू जिसके आसपास पूरा आपकी वैल्यूज वेरिएबल की लोकेट है या जिसके आसपास रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, और ये हम बहुत बार यूज करते हैं कभी भी अगर हमें कंपैरिजन करना होता है, जैसे मान लो 5 सेक्शन है, कौन सा सेक्शन मैथ्स में बेहतर है, ये हम अक्सर मीन और मीडियन निकाल के ही पता लगा पाते हैं कि भैया देखो मीन के हिसाब से सेक्शन ए बढ़िया कर रहा है और मीडियन के हिसाब से सेक्शन बी बढ़िया कर रहा है ना। और मोड क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया जिसमें लोगों के एक क्लास जिसमें भैया आधों के 90 प्लस आ रहे हैं, आधे फेल हो रहे हैं, तो कोई सेंस हुआ उस बात का, नहीं हुआ। तो वैसे ही आपके जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं उनको यूज करके आप वो सेंट्रल वैल्यू पता लगाते हैं जिसके अराउंड आपका पूरा डेटा, आपकी सारी वैल्यूज क्या कर रही हैं, लोकेट है वेरिएबल की। ठीक है, चलिए, these measures of central tendency, that is mean, median, mode, give a rough idea where data points are centered। मतलब कहां पे वो, अगर मुझे पूरे डेटा को एक वैल्यू से दर्शाना है तो वो जो सेंट्रल वैल्यू है वो हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से ही पता लगती हैं। ठीक है, हाउएवर अब देखो यहां पे आ गई इंपॉर्टेंट बात, इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द डेटा बेटर, ठीक है, we should also know how far these values spread around the central value। ठीक है, how far these values spread around the central value। सर ये जरा मुझे समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक क्लास में एक बच्चे के 90 आए हैं, मान लो एक क्लास में 2 ही बच्चे, दूसरे के 30 आए हैं, तो इनका जो एवरेज या जो मीन आएगा वो कितना आएगा, तो सर मीन आएगा 60। ठीक है ना। अब इसमें ये भाई साहब पास हैं और ये भाई साहब हैं फेल, है ना, यही होगा। और एक दूसरी क्लास है जिसमें एक विद्यार्थी के मान लो आए हैं यहाँ पे आप 75 बोल लो और दूसरे के आए हैं 45। ठीक है, और दोनों ही पास है। अब एज अ स्कूल आपके लिए 90 अच्छा है, लेकिन वो 30 आना जहां पे विद्यार्थी फेल हो रहा है वो और बुरा है। ठीक है, लेकिन ये वाला रिजल्ट इज अ बेटर रिजल्ट जहां पे एटलीस्ट आपके सारे स्टूडेंट्स पास तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही केस में आपका जो मीन है वो 30 आएगा, सॉरी 60 आएगा। आप चाहिए तो निकाल के देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, तो बात कुछ ऐसी है भैया जो हम यहां पे आपको कहना चाह रहे हैं
कि सेंट्रल टेंडेंसी का पता होना या सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा पूरी कहानी बयां नहीं करता है, ठीक है। तो किसी एक विद्यार्थी का क्लास में फेल हो जाना और ऐसी सिचुएशन जहां पे दोनों पास है लेकिन नंबर हाईएस्ट थोड़े कम है, तो विच इज द बेटर सिचुएशन? तो भाई मेरे लिए ये बेटर है जहां पे दोनों विद्यार्थी अच्छे से पास तो हैं कम से कम। ये वाली सिचुएशन किस काम की है? आपका एक पास है लेकिन एक फेल हो गया, तो इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू हैव, है कि नहीं? तो इसीलिए आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होना कई बार आपको डेटा का सही इंटरप्रिटेशन, सही डिस्क्रिप्शन नहीं देता है। इट कैन पोर्ट्रे अ इनकम्प्लीट पिक्चर, आई वोंट से फॉल्स पिक्चर बट अ इनकम्प्लीट पिक्चर, एक अधूरी कहानी बयां कर देगा जिससे फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा शायद आपकी स्ट्रैटेजीज बनाने में या आपकी जो फर्दर प्लान्स बनेंगे उनको बनाने में शायद वो इतना बेनिफिशियल ना हो। वेयर एज अगर मैं थोड़े से डिस्पर्शन के मेजर्स को इंक्लूड कर लूं तो मैं अपने डेटा को बेटर इंटरप्रेट कर पाऊंगा और मैं जो आपकी वैल्यूज हैं, जो हमारे ओरिजिनल आंसर्स हैं, जो हमारे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके बारे में ये पता लगा पाऊंगा कि वो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड किस तरीके से स्प्रेड है, मतलब सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है, ठीक है। अब जैसे ये अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल वैल्यू से 30 दूर है, काफी दूर हो गया। तो सेंट्रल वैल्यू से इतनी दूरी मतलब नुकसानदायक है ही भाई, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल वैल्यू से थोड़ा सा ही दूर है, 15-15 की दूरी पे, तो प्रोबेबली ये बेटर सिचुएशन है कि नहीं? तो इसीलिए आपका जो डिस्पर्शन है वो आपको आपके डेटा को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है कि जो डेटा का आप एवरेज निकाल रहे हो वो किस तरीके से अलग अलग वैल्यूज हमारे पास मिल रही हैं और किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज बनेंगी, तो मान लो अगर आपका डिस्पर्शन ज्यादा है तो आप यही समझोगे कि हमें हर तरीके से काम करना है। अगर आपका डिस्पर्शन कम है तो आप क्या समझोगे कि भैया मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के मार्क्स एक अच्छी रेंज में आ रहे हैं, अब हमें सबको एक ही तरीके से उठाना है, ठीक है। अगर मान लो आपका डिस्पर्शन ज्यादा हो रहा है तो आप क्या समझोगे कि कुछ के 90 से ऊपर आ रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, तो हमें दोनों तरीके से बैलेंस करना है। जो 90 के ऊपर ला रहा है उसको 100 तक पहुंचाना है और जो बेचारा फेल हो रहा है उसको पास करवाना है। और दोनों के केस में फिर आपकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, है ना। तो इसीलिए जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भैया कितना डिस्पर्शन है, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इस बात का हमेशा, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, यहां पे कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड इट्स बैटिंग परफॉर्मेंस इन लास्ट 9 वनडे गेम्स, ठीक है। ए स्कोर्ड, बी स्कोर्ड, यहाँ पे ए बी सी तीनों के स्कोर है, ठीक है, इन 7 इनिंग्स एंड डिड नॉट गेट टू बैट इन 2 इनिंग्स, ठीक है। द मीन एंड मीडियन, देखो यहाँ पे उन्होंने वही निकाला है, मीन एंड मीडियन किनका? इन तीनों बैट्समैन का, ए बी और सी का, ठीक है। अब यहां पे देखो मीन क्या आ रहा है, सब ए का 50, बी का मीन 50, सी का मीन आया 20, मीडियन ए का भी 50, बी का भी 50 और सी का भी 20 आ रहा है। अब एक जो बात आपको देखनी है वो ये कि अगर मैं ए की बात करूं, जो ए के स्कोर्स हैं वो देखो कैसे हैं सर, वो ऐसे हैं कि लड़का हर मैच में कम से कम 40 रन तो मार के ही आ रहा है। इट इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, लेकिन अगर मैं सिर्फ मीन और मीडियन को देखूंगा तो शायद मुझे ये ऑब्जर्वेशन नहीं पता चलेगी। मेरे लिए तो उसका बैटिंग करना और बी का बैटिंग करना एक बराबर है, लेकिन भैया बी का कैसा जलवा है? भाई बी का ऐसा चलेगा तो बढ़िया चलेगा वरना आउट हो जाएगा, ठीक है, फेयर इनफ, है कि नहीं। और अगर मैं सी की बात करूं तो उसके भी मुझे मीन और मीडियन से जानकारी नहीं मिल रही है। तो देखो अगर आप स्कोर्स की यहां पे बात करोगे तो भैया उसके स्कोर्स देखो हमेशा 20-25 कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लड़का करके ही आ रहा है और उसको 2 बार तो बैटिंग ही नहीं मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एवरेज है वो अलग हो जाएगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केवल मीन या मीडियन से अगर मैं एवेल्युएशन करूंगा तो शायद मैं थोड़ा सा गलत पिक्चर अपने माइंड में बना लूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए एज अ बैट्समैन, जैसे मान लो कोई ऐसा मैच है जहां पे हमें स्टेबिलिटी चाहिए, कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि भैया हर मैच में कुछ ना कुछ रन बनाता हो, तो हम हो सकता है ए को खिलाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा मैच है जहां पे भैया आर या पार का मामला है कि मारो वरना तो हार जाएंगे, तो हो सकता है हम बी को खिलाएंगे कि भैया लड़का जब चलने पे आता है तो लपक के चलता है, एक हाथ सिंगल हैंडेडली मैच जिता देता है। तो आपको हर तरीके के व्यक्ति की हर जगह पे जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप केवल मीन और मीडियन से चलोगे एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर आप एवेल्युएशन का क्राइटेरिया लेके चलोगे तो शायद आप इनकम्प्लीट तरीके से अपना एवेल्युएशन करो। जैसे बहुत बार आप देखोगे, अगर आप क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट के बारे में आपको थोड़ी समझ है, तो उसमें
प्लेयर का एवरेज भी देखा जाता है और उसका स्ट्राइक रेट भी देखा जाता है, स्पेशली T20 क्रिकेट में, कि भैया एवरेज मान लो 25 की है लेकिन स्ट्राइक रेट अगर 150, 160 या 200 का है तो भैया उस प्लेयर से लोग कांपेंगे कि भाई साहब जब मारने आता है बढ़िया से मारता है, बैड रन बनाता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो जो आपका इवैल्यूएशन है, जो आपके डेटा के टूल्स हैं, उसमें केवल एक ही से अगर आप वो करोगे इवैल्यूएशन तो आप शायद थोड़ा सा गलत हो जाओगे, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे इन्होंने क्या किया, उसके डेटा को थोड़ा सा यूजिंग आपके ये क्या कहते हैं अपन उसको टूल्स को इस्तेमाल करके थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो जो ए के स्कोर्स हैं वो यही रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बी के स्कोर देखूं तो वो कंसिस्टेंट नहीं, उसने 10 भी बनाया, 20 भी बनाया, 30 भी बनाया, 40 भी बनाया, 50, 60, 70, 80, 90 हर तरीके के उसने रन बनाए हैं। लेकिन जो अपना ए है उसके जो ज्यादातर स्कोर्स हैं वो एक ही जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से अच्छा कौन है बुरा कौन है ये कहना तो भैया बहुत ही गलत बात होगी, ठीक है। दोनों ही अपने तरीके से अच्छे हैं क्योंकि दोनों का ही एवरेज 50 है और दोनों का ही मीडियन भी 50 है, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जरूरत होगी। पर अगर आपको आपके सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी दी हो और कुछ ना दिया हो तो आप शायद गलत चयन कर लोगे गलत सिचुएशन में, ठीक है ना। अब यहां देखो जो सी है उसका जो पूरा वो डायग्राम है वो वहीं पे रिवॉल्व कर रहा है 10-20 के आसपास। दिस डायग्राम शो दैट एवरेज स्कोर ऑफ ए एंड बी इज सेम, द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैट्समैन ए इज मोर कॉम्पैक्ट, ठीक है। वो एक ही जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो प्रोबेबली जो वर्ड यहां पे यूज होगा वो हम यूज कर सकते हैं कि लड़का ज्यादा कंसिस्टेंट है, कि जब खेलता है 40-50 रन मार के ही आता है, ठीक है। और उसकी जगह पे एक बी है जिसका काफी डिस्पर्स या फिर स्कैटर्ड आपका यहां पे स्कोर है या डेटा है, ठीक है। कि भैया कुछ भरोसा नहीं लड़के का, कभी 10 मार दे, कभी 20 मार दे और कभी चल जाए तो 70-80 से पहले आउट ही ना हो, ठीक है। When A goes out to bat, you are quite sure, जो मैं कह रहा था, that he will score around a half century. But when batsman B goes out to bat, you keep your fingers crossed. ठीक है। तो ये चीज आपको कहां से मालूम चलती है, जब आप डिस्पर्शन के बारे में चर्चा करते हो। केवल सेंट्रल टेंडेंसी की चर्चा करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यू डोंट नो वेदर ही विल बी आउट फॉर अ डक और वेदर ही विल हिट अ सेंचुरी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। Thus, his average is also half a century. पर लेकिन फर्क क्या है दोनों में, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन इनका जो स्कोर है वो ऊपर नीचे होते रहता है, ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक है। चलिए, एज फार एज बैट्समैन सी इज कंसर्न्ड, दो हिज एवरेज इज लो, ही इज क्वाइट रिलायबल when he goes out to bat. You can be pretty certain that he will score around 20 runs. तो लड़का 20 रन तो मार के ही आएगा और कितनी बार तो बैटिंग ही नहीं आती उसकी। This leads us to the set of descriptives, that is measures of variability या फिर spread of distribution। मतलब आपका जो डेटा है वो उसमें कितना फैलाव है, वो कितने तरीके से बटा हुआ है, किस तरीके का डेटा है, उसकी जानकारी आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से मिलती है, ठीक है। डेफिनेशन देख लो यहां पे इंपॉर्टेंट जो आपके समक्ष आ गई है कि भैया डेफिनेशन क्या है डिस्पर्शन की। तो डिस्पर्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल मेजर्स डिफर्स फ्रॉम एन एवरेज। तो आपके एवरेज से आपका डेटा कितना छिन्न भिन्न है, कितना दूर है, कितना डिस्पर्स हुआ है, उसका एवेल्युएशन आप कैसे करते हो, उसका एवेल्युएशन आप करते हो डिस्पर्शन की मदद से, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे मैं आपको दोनों अगर एग्जांपल जो तीनों दिए थे यहां पे अगर मैं इन दोनों का ही कंपेयर करूं तो इसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन कम आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा छिन्न भिन्न नहीं है। लेकिन इस केस में जो आपका डेटा होगा उसका डिस्पर्शन हाई आएगा या ज्यादा आएगा, क्योंकि जनाब यहां पे डेटा काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। हालांकि दोनों का सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बराबर आया है, पर उसका डिटेल इवैल्यूएशन कैसे होगा जब हम मेजर्स और डिस्पर्शन के थ्रू इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। चलिए, मूलतः 4 तरीके से आपका डिस्पर्शन मेजर होता है। इसके 4 नाम क्या है, तो भैया एक है उसमें रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, फिर है मीन डेविएशन और फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चारों ही आपको अच्छे से आने चाहिए, जिसमें सबसे इजी होता है रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन। मेहनत थोड़ी थोड़ी लगती है सब में, लेकिन इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Here we shall study the mean deviation about the mean deviation about the median and standard deviation। तो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन आपको पहले मतलब 9th-10th में आपने थोड़ा देखा है, तो प्रोबेबली अब जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मीन डेविएशन पे
और स्टैंडर्ड डेविएशन पे ज्यादा ध्यान होगा। मीन डेविएशन के भी दो तरीके हैं, एक अबाउट मीन और एक अबाउट द मीडियन, उसके हिसाब से फिर आपका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, वो हम यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन को अपन क्लियर करते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट जिसमें अपन रेंज की बात करेंगे। थोड़ी सी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि रेंज आप पहले ही पढ़ चुके हो, बहुत इजी होता है। पर अपन का जो सेशन है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करेगा, अपने मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, चलो रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सीरीज इज कॉल्ड द रेंज। बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको डेवलप करनी है कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है आपके किसकी, डेटा सीरीज की, उसको आप कहते हैं रेंज। ठीक है, thus the range indicates the total spread of data, that is 100% values lie within the range. ठीक है, in the example given in the article describing the dispersion for batsman A, उसकी रेंज क्या है, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू कि 60 माइनस 40 इक्वल टू 20, मतलब उसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है उसके बीच का गैप कितना है, 20। तो जो स्प्रेड है उसकी कितनी, आप कह सकते हो कितना ज्यादा है उसका स्प्रेड, तो 20 का स्प्रेड है। ठीक है, कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में 20 का गैप है। उसके बाद अगर आप बी की बात करोगे तो उसकी रेंज कितनी है, 90 माइनस 10 यानी 80। तो अगर आप देखोगे उसका डेटा तो वो काफी स्प्रेड हुआ है, 10 से लेकर 90 तक सारे वैल्यूज हैं, तो 80 है उसके स्प्रेड का स्ट्रेच। ठीक है, देन अगर आप बात कर रहे हो सी की तो उसके लिए रेंज है 25 माइनस 15 यानी 10। For grouped data, range is defined as the difference between the upper boundary of the highest class and the lower boundary of the lowest class. अगर आपका डेटा ग्रुप्ड डेटा है तो आपके हाईएस्ट क्लास की अपर बाउंड्री और लोवेस्ट क्लास की लोअर बाउंड्री, लोअर क्लास जो है उसकी लोएस्ट बाउंड्री जो होती है उससे आपका रेंज निकल के आता है। ठीक है, और रेंज बताता है कि आपकी वैल्यूज कितनी दूर तक स्प्रेड हुई हैं, कितना वो स्ट्रेच हो रही हैं। ठीक है, चलिए क्वार्टाइल डेविएशन ये भी आप पढ़ चुके हो, इसमें आपको सबसे पहले क्वार्टाइल निकालने होते हैं। क्वार्टाइल कब निकलते हैं, जब आप डेटा सीरीज के 4 हिस्से करना चाहते हैं तो आप उसके 3 क्वार्टाइल निकालते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के अगर आपको 4 हिस्से करने तो उसको 3 पार्ट्स में कट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली 4 हिस्से हो जाएंगे। अगर आपको किसी चॉकलेट के 4 हिस्से करने तो उसको 3 बार कट करना पड़ेगा, किसी चॉकलेट के 3 हिस्से करने तो 2 बार कट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो वो जो 3 क्वार्टाइल निकलेंगे जिससे आपके 4 हिस्से बनेंगे, उसके पहले और अंतिम क्वार्टाइल दैट इज Q3 और Q1 के सब्ट्रैक्शन का एवरेज निकाल के, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 गिव्स यू द क्वार्टाइल डेविएशन। इज दिस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। चलिए, क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो रिफर्ड एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो देखो रेंज हमेशा क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो अगर आप Q3 माइनस Q1 कर रहे हो तो आप रेंज तो निकाल ही रहे हो, लेकिन क्योंकि वो लगे हाथ डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है तो इसलिए उन्होंने सेमी वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि आपने हाफ कर दिया। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करके आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। ये आपने प्रैक्टिस किया है बचपन में छोटी क्लासेस में। वी हैव लर्न टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो पहले भी हम कर चुके हैं किसी किसी चैप्टर में, तो हमें यहाँ पे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, मीन डेविएशन पे। इसको जरा देखते हैं फिर अपन अपनी कहानी कंटिन्यू करेंगे। Recall that measures of central tendency lie between the maximum and minimum values of a set of observation। ये आप सबको पता है कि किसी भी डेटा सेट की जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स होंगे वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है उसके बीच में ही रहेंगे। ठीक है, इसीलिए जब आप डेविएशन की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मीन डेविएशन देख रहे हैं, तो देखो डेविएशन जो वर्ड है उसका खुद में जो स्वयं में अंग्रेजी में मीनिंग होता है वो कहता है कि डिस्ट्रैक्शन या दूरी। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप अपने लिए गए रोड से 5 किलोमीटर अंदर की ओर चले गए, तो आप अपने प्रस्तावित मार्ग से 5 किलोमीटर डेविएट हो गए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ठीक वैसे यहाँ पे डेविएट होने का मतलब है, डेविएशन का मतलब है कि असल जो आपका आंसर आया, जो आपका मीन आया, ठीक है, उससे कितनी दूरी है आपकी, आपके ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है,
For such a measure A, then some of the values of deviations will be positive and some negative. क्योंकि जो मीन होता है या जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो मिडिल वैल्यू होता है, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू होता है। तो कुछ वैल्यूज उनसे छोटी होंगी, कुछ वैल्यूज उनसे बड़ी होंगी। तो जब आप डेविएशन निकालोगे आपको कुछ वैल्यूज नेगेटिव देखने को मिलेंगी और कुछ मिलेंगी पॉजिटिव। ये बहुत क्लियर सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने अंदर, है ना। In particular, we know that sum of xi minus x bar यानी बेसिकली आपका ऑब्जर्वेशंस माइनस मीन, ये इंडिविजुअल हो गया एक बार, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग करोगे, फिर उनका जब आप सम निकालोगे तो वो आएगा 0। Thus, if we want to measure how far the data is scattered around the mean, we may take absolute values of the deviation and then find their average। तो मीन डेविएशन जब आप निकालते हो आप क्या करोगे, आप हर एक ऑब्जर्वेशन की मीन से दूरी सबट्रैक्ट करके निकालोगे, ठीक है। फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को क्या करोगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज देखो, क्योंकि जब आप इसको गैप को पता करोगे, प्लस माइनस करोगे, तो अगेन जैसा हमने पहले कहा था कि कुछ वैल्यू नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आएंगी, लेकिन साइन के हिसाब से फिर आपका जो रियल आंसर है, जो कि देखो डेविएशन चाहे छोटी वैल्यू का हो चाहे बड़ी वैल्यू का हो, डेविएशन तो डेविएशन है ना। तो उसमें प्लस माइनस साइन को इन्वॉल्व करके शायद हम डेविएशन को कम दर्शाएं, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेके उनका सम निकाल के फिर उनका एवरेज निकाल लेते हो, जो कि यूजुअली मीन डेविएशन की प्रैक्टिस में होता है। एक बार फिर से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक्स की में से उसका हम गैप फाइंड करेंगे मीन और उसके बीच में, जिसको यहाँ पे इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू कहा है। फिर उनका एडिशन करके उनका एवरेज निकाल के हम मीन डेविएशन बता सकते हैं। ये कब होगा, जब आपका डेटा अनग्रुप्ड होता है, ठीक है। अब अगर ग्रुप्ड डेटा हो तो उस केस में क्या हो जाएगा मामला, तो सर उस केस में आप क्या करोगे, यहां पे देखो लिखा भी है मीन डेविएशन एमडी, जिसको उन्होंने शॉर्ट में लिखा है, इज सम ऑफ xi माइनस x बार विद मॉड साइन। अब मॉड साइन क्या करेगा, मॉड साइन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वेशन छोटी है और उसका आपने मीन से गैप निकाला तो आंसर आया -3। अब यहां पे अगर आप देखोगे, अगर हम मॉड नहीं लगाएंगे तो ये एडिशन करते समय ऐसे ही -3 के रूप में जाएगा, तो किसी पॉजिटिव डेविएशन को भी ये नलिफाई कर देगा। लेकिन ना ये नलिफाई होना चाहिए ना वो, तो इसीलिए आप यहां पे मॉड लगाते हैं कि इसकी जो डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू है कि ये 3 यूनिट्स दूर है। अब छोटा है या बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, 3 यूनिट्स दूर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके हम यहाँ पे मॉड का सहारा लेते हैं और फिर उससे मीन डेविएशन निकालते हैं। सिमिलरली मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में क्या हो जाएगा, उस केस में आप जैसे यहाँ पे आपने मीन यूज किया है, यहाँ पे मीडियन को एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करोगे और अपना आंसर बताओगे। थस इन द एग्जांपल टेकन अबव, जो हमने बैट्समैन का एग्जांपल लिया था, आपका मीन है 50, तो फिर आपका जो डेविएशन आएगा हर एक में वो आया 10, 5, 0, 0, -10, -5, 5, -5, 0। अब ये देखो, अगर मैं इनको साइन के साथ लूं, -5 + 5 गया, -10 + 10 गया, -5 + 5 गया, तो क्या आएगा, सब कुछ कैंसिल होकर आंसर आएगा 0। मतलब डेविएशन है ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, डेविएशन तो है। वो बैट्समैन के स्कोर कभी 40 भी हैं, कभी 60 भी हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो आपका सम आएगा 40। ये इंपॉर्टेंस है आपके एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की, क्योंकि अगर आप साइन के साथ लोगे तो कई बार डेविएशन 0 के रूप में दिखेगा, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड साइन। इसलिए आप क्या करते हो, आप उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को लोगे, उसका सम निकालोगे तो आपको कितने डेविएशन से उनका टोटल मिल जाएगा, फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा 4.4। ये क्लियर है जी सर। ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले केस की बात करें तो बैट्समैन बी के लिए अगर आप देखोगे तो आपका मीन डेविएशन आ रहा है 22.2 और इन्हीं में आप अगर कंपेयर करोगे तो इसका आया 4.4,
इन भैया का आया 22.2, मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, मीन से अगर आप देखोगे तो इनका डेविएशन कम है, मतलब ये काफी कंसिस्टेंट है, हर मैच में 50 के आसपास का स्कोर बनाते हैं। लेकिन ये जनाब जिनका डेविएशन 22.2 है, इनका जो एवरेज है वो इनकी असल कहानी नहीं बयां कर रहा है कि अगर ये मार गए तो शतक, ना मारे तो शून्य, वैसा वाला मामला बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मीन डेविएशन बी का ज्यादा है, ए का कम है, जो कि किसी भी समझदार आदमी के लिए जिसको इसके बारे में थोड़ी समझ है वो बता पाएगा कि भैया दोनों में से कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है और प्रोबेबली कौन सा ज्यादा अटैकिंग बैट्समैन है, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है ना। चलिए, अब अटैकिंग बैट्समैन के लिए वैसे तो स्ट्राइक रेट होता है, पर मैं मान के चल रहा हूं कि आउट हो जाता है, मतलब ऐसा होगा कि अटैक करने के चक्कर में आउट हो जाता है। ठीक है, ये मैं क्रिकेट की भाषा में बोल रहा हूं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस यहां पे हमें शुरू करने हैं। एग्जांपल 1 देखो आपको क्या कह रहा है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द सैलरीज फॉर द स्टाफ ऑफ अ स्कूल। आपको यहाँ पे स्टाफ की अलग अलग सैलरी दी है, आपको इनकी रेंज बतानी है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? सर रेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर हम यहां पे देखें तो रेंज हमारी निकलती है हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू में से आपने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, मिनिमम वैल्यू को, तो आपकी रेंज आपको मिल जाती है। यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे लिए जो रेंज है वो क्या होगी सर, वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1 लाख रुपीस। एक बार देख लो, 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल 1 लाख रुपीस, माइनस मिनिमम वैल्यू विच इज 25,000 रुपीस। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट होगा वो मेरी रेंज होगी विच इज 75,000 रुपीस। तो इससे मुझे क्या सीखने को मिला कि रेंज को अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व करूं तो जो हमारा डेटा है वो 75,000 के स्ट्रेच में बटा हुआ है। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, पहला एग्जांपल हमने बड़ी इजीली कर दिया। मान के चलो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। सेकंड कह रहा है द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर एज फॉलोज, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। अब सबसे पहले डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा प्रोबेबली, क्योंकि उसके बिना अगर आप निकालेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन, आपका जो वैल्यूज हैं वो गलत आएंगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करोगे आप सॉल्यूशन में कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हो आप कि अरेंजिंग डेटा सेट इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर, जो भी आप लिख रहे हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा हमें हमारा नया डेटा सेट मिल जाएगा सॉर्ट ऑफ, या बेटर अरेंज डेटा सेट मिल जाएगा। मिनिमम जो मुझे दिख रहा है वो है 3, तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा एक और 3, उसके बाद आना चाहिए 5 विच इज योर नेक्स्ट वैल्यू, देन उसके बाद क्या आएगा वो देखो, आप थोड़ा आगे बढ़ो तो सर 3 3 5 मुझे ये दिखा, फिर दिख रहा है 13। ठीक है, देन मुझे दिख रहा है एक 15, देन उसके बाद आई कैन सी अ 17, राइट, यस, अ 17 एंड 18 एंड 19, उसके बाद 2 20। ठीक है, अब आपके पास यहां पे अगर आप देखोगे तो नंबर जो है इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी, तो सर क्वांटिटी अगर हम देखें यहां पे तो 9 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे आप रखोगे n इज इक्वल्स टू 9, और मैंने ब्रैकेट में एक चीज और क्या बोल, देखो 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो भैया यहाँ तो 9 स्टूडेंट्स हैं। एक बार चेक करो कहीं कोई डबल काउंटिंग तो नहीं है, तो सर 3 3 5, उसके बाद फिर आपने लिखा 13 15 17 18, अच्छा 19 नहीं है, मैंने अच्छा 19 नहीं है, वो क्या गणित अपन ने ऐसे ही पढ़ा ना, पूरा फिलो में 19 आ गया। चलिए 20, अब तो ठीक है, 3 3 6 3 9, हाँ, n की वैल्यू 9 विच इज योर ऑड नंबर, तो ये वो एक अच्छा वो हो जाता है, ऑड है तो थोड़ी मेहनत कम हो जाती है। चलिए क्या क्या निकालेंगे हम, Q3 एंड Q1, तो Q1 आपका हो जाएगा n प्लस 1/4th ऑब्जर्वेशन, तो यहां हो जाएगा 9 प्लस 1/10, राइट, तो क्या हम बोल दें 2.5th ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही कुछ होगा। यस सर, तो यहां पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा लगभग 9, क्योंकि आपको वो सॉल्व करना चाहिए आइडियली, तो 9 प्लस 1/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विच इज योर 2.5th ऑब्जर्वेशन।
2.5th ऑब्जर्वेशन, ये मत लिख देना 2.5, 2.5th ऑब्जर्वेशन है। अब 2.5th ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगी, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हो कि 2.5th ऑब्जर्वेशन मतलब एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई 2.5 बोलता है तो आप बेसिकली सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल देते हो। ठीक है, तो यहां पे आपने लिख दिया एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन। कितनी सेकंड ऑब्जर्वेशन, 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 5, तो आप यहां पे लिखोगे 3 + 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपका हो गया Q1। अब अगर मैं Q3 की बात करूं तो मेरा क्वार्टाइल 3 आता है सेम ही फॉर्मूला से, पर यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे हो जाता है बेसिकली थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ कितना, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए इसको अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 9+1/4th ऑब्जर्वेशन, राइट है ना, यस सर। चलिए तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बस अपना हो गया सॉल्व, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो सर ये हो जाएगा 3 × 2.5 ऑब्जर्वेशन विच इज आपका हो जाएगा कितनी, तो सर ये हो जाएगा 7.5th ऑब्जर्वेशन, है ना। फिर से 7.5th ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 7th और 8th ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 7th एंड 8th ऑब्जर्वेशन दैट इज 18 एंड 20। तो आप यहां पे लिखोगे 18 + 20/2, दिस इज हाउ मच सर, ये तो बेसिक है 38/2 विच इज इक्वल टू 19। क्या मेरी अब क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया, नहीं सर अभी तो आपका क्वार्टाइल निकला है फर्स्ट आंसर, अब आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो चलिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला तो सिंपल है, अगर ये दोनों वैल्यूज पता है तो क्या है, Q3 - Q1 की प्लस Q1, पहले तो ये तय कर लो, क्योंकि आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि माइनस करना है कि प्लस करना है, कई बार मैं खुद भूल जाता हूं। तो सर यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें प्रोबेबली क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अबे हंस करो जल्दी बोलो सर, यहां पे करना पड़ेगा प्लस, नहीं सर माइनस, हाँ जे बात। अब अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो भूल जाओगे और याद रखोगे तो बच जाओगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन होगा 19 - 4/2, बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स। क्वार्टाइल डेविएशन आया 19 में से 4 गया तो 15/2 यानी 7.5, 7.5 इज योर आंसर। अब ये 7.5 आंसर है, 7.5 तो ऑब्जर्वेशन मत लिख देना भैया, कहां पे कौन ऑब्जर्वेशन है कहां पे डायरेक्ट वैल्यू है, इस बात का फर्क ध्यान रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और डब्बा हो जाएगा गोल। चलिए स्क्रीन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबली। थर्ड एग्जांपल कह रहा है हमसे कि दिए गए टेबल का, दिए गए डेटा सेट का क्वार्टाइल डेविएशन आपको पता लगाना है। तो देखो क्वार्टाइल डेविएशन पता लगाने के लिए पहले तो क्वार्टाइल्स पता करने पड़ेंगे, उसके लिए इसी टेबल को मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए अपन एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं जहां पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 3 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे आपके डेटा के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यूज, ठीक है। तो इनकम एंड नंबर ऑफ लेबरर्स यहां पे दिया है, तो यहां पे आपने लिख दिया इनकम। अब उसमें वैल्यूज कहां से शुरू हो रही है, प्रोबेबली 600 से, देखो एक बार, हाँ जी 600 से लेकर 1300 तक जा रही है। तो अब इतने बड़े हो गए आपकी, उसको इजीली लिख लोगे कि 600 to 700, देन 700 to 800 एंड यहां पे आ गया 800 to 900, ठीक है। उसके बाद फिर 900 to 1000 एंड देन 1000 to 1100, 1100 से हो जाएगी ये 1200 तक, ठीक है। और लास्ट है आपका 1200 से लेकर 1300 तक, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना पूरा मामला। अब इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी देख लो एक बार, तो वो है 40, 68, 86, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ लेबरर्स लिखना है, तो नंबर, एक काम करते हैं अलग कलर से लिखते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा नंबर
ऑफ लेबरर्स। चलिए 40, 68, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा उसके बाद देखो पिछली वैल्यू क्या थी 86, 120, 86, 120, इधर पे आ जाएगा 90 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद है ना जी। फिर 40 और फिर 26। चलिए 40 एंड देन 26। इसके बाद आप क्या निकालोगे, इसके बाद आप निकालोगे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम निकालेंगे CF विच इज कॉल्ड योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसमें क्या होगा 40 फिर प्लस 68, 6 और 4 10, 108, फिर प्लस 86, तो 8 और 6 हो जाएगा 14, एक कैरी 194, फिर 120 ऐड किया तो यहाँ पे 4, 9 और 2 11, 324। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 90 ऐड किया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 414, 414 प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 1 5, 454, 454 प्लस 26, 6 और 4 10, एक कैरी 5 और 2 7, 1 8, तो ये हो जाएगा 480 एज योर टोटल लास्ट वाला। ठीक है, 480, 470 सर एक बार चेक कर लीजिए तो देखो यहाँ पे 194, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने 9 और 2 11 होगा, अपन ने 24 लिख दिया सॉरी, तो ये हो जाएगा करेक्ट होके 9 और 2 11, तो अरे भैया आओ ना, काहे इरेज नहीं हो रहा, ये 1 314, ये हो जाएगा फिर कितना 404, ये हो गया फिर 444 और लास्ट में हो गया 470, ये हो गया आपका टोटल। चलिए तो आपके n की वैल्यू मिल गई आपको, यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 470। क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, क्या आपको याद है? जी सर, यहाँ पे हमें जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं मीडियन, वैसा ही कुछ प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आप निकालोगे यहाँ पे Q1, ठीक है, तो Q1 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले n/4, है ना तो जब आप n/4 करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 470/4 विच इज हाउ मच, तो सर 470/4 आएगा यहाँ पे, 4 1 जा 4, ठीक है, फिर से 4 1 जा 4 30, 4 7 जा 20, तो 117 दशमलव कितना सर 117.5 की कितना, हाँ सर 117.5 आएगा आपका यहाँ पे n/4। अब ये 117.5 117.5 जहां पे लाए कर रहा होगा वो आपका हो जाएगा Q1 का पूरा ब्रैकेट, जहां पे Q1 निकल के आपको मिलेगा ठीक है। अब इसके हिसाब से आप अगर देखोगे तो आपका यहाँ पे Q1 के लिए लोअर लिमिट हो जाएगा 800, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख दो फॉर Q1, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा है, फॉर Q1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा n/4, देन L हो गया 800 लोअर लिमिट। उसके बाद और क्या चाहिए हमको सर उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है 86, ठीक है भैया, और उसका जो CF है पिछला वाला क्लास इंटरवल, पिछली वाली फ्रीक्वेंसी वो है 108, और H की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो है 100। क्या है भैया फॉर्मूला Q1 का इन दिस केस, सर Q1 हो जाएगा हमारा L प्लस n/4 जो भी आया है वो माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू H। जैसे हम नॉर्मली मीडियन निकालने के लिए करते हैं तो उसमें मिडिल वैल्यू करते हो, इसमें आप क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो आप n/4 के साथ वही चीज करोगे, है ना। तो अगर आप सॉल्व करोगे आपका Q1 कितना आएगा, तो सर ये आएगा 800 प्लस n/4 इज 117.5 माइनस 108 डिवाइड बाय 86 इंटू 100, ऐसा कुछ मामला बन रहा है ना। क्या आपका भी यही हो रहा है? हाँ जी सर। अब कंटिन्यू करें यदि हम सिलसिले को, तो ये तो हो जाएगा 800, इसको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये माइनस करोगे तो ये आएगा कितना सर 11.5 आएगा, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो रफली आपका जवाब आना चाहिए 11.01। माइनस करने पे कितना 11.5 नहीं 9.5 आएगा, 9.5 समथिंग आएगा, चेक करो एक बार सर 8 9 8 और 16 17, हाँ 9.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 86 करने पे आपको मिलेगा 11.01, तो आपका Q1 आएगा 811.01। ये क्लियर है जी सर। चलिए
ये अगर आपको मालूम चल गया तो आपका काम आधा हो गया। Q1 आ गया मतलब आपने काफी कुछ कर दिया। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सॉल्व करके कि भैया Q1 आया मेरा कितना, Q1 आया 811.01। ये क्लियर है जी। अब एक काम करो, जरा Q3 की बात कर लो। तो Q3 के लिए भी प्रोसेस तो सेम ही है, बस उसमें n कितना होगा, उसमें सर जैसे यहाँ पे हमने n/4 निकाला, उसमें हम निकालेंगे 3n/4। तो ये हो जाएगा Q3, यहाँ हो जाएगा थ्राइज ऑफ n/4, है ना। तो वो हो जाएगा अपना 3 × 470। तो यहाँ पे आप लिख दो 3 × 470 अपॉन 4 डिवाइड करने पे इसी का इंटू 3 हो जाएगा, जो कि आपको मिलेगा रफली कितना सर, वो मिलेगा 352.5। तो वो जो आया था 117, उसी में इंटू 3 कर दो 352.5। तो 352.5 ऑब्जर्वेशन कह सकते हो आप, है ना। अब ये कैसे निकलेगी, तो भैया इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन। तो Q ये वाला जो है अपना Q3, आप 352 जो है वो 314 से बड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा आपका Q3 के लिए क्लास इंटरवल। सो पिछला वाला Q1 के लिए था, ये है Q3 के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दो कि आप थे भैया Q1 के लिए। चलिए थोड़ी सी मेहनत है पर, लेकिन अगर अपन सही से करेंगे तो हो जाएगा। अब इस केस में वैल्यू चेंज होंगे, L की वैल्यू हो जाएगी 800 की जगह कितनी, वो हो जाएगी 1000, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी देखो है 90। उसके बाद आपका CF कितना होगा, तो CF हो जाएगा 314 और H आपका वही रहेगा। फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, फॉर्मूला में ये हो जाएगा 3n/4, ये भी हो जाएगा Q3, ठीक है। चलिए उसके बाद आप इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 800 का 1000, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, आप चीजों को चेंज करोगे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ऊपर आपको मिलेगा कितना, ऊपर मिलेगा 352.5, ठीक है। एंड देन माइनस कर देंगे इसमें से कितना 314, डिवीजन में आ जाएगा 90। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करोगे तो सब कुछ जोड़ घटा के प्लस माइनस करके डिवाइड करके आपको आंसर कितना मिलेगा, ये मिलेगा रफली 42.78, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे 42.78, इधर आप लिखोगे 1000, तो आपका आंसर कितना आएगा दोनों को जोड़ पे, तो ये जोड़ के तो ये हो जाएगा 1042.78। तो ये हो गया 1042.78। चलिए Q1 मिल गया, Q3 मिल गया। यहां पे लिख भी दो कि Q3 की वैल्यू आई है कितनी सर, Q3 आया 1042.78। रेंज निकालना ही बाकी है भैया, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन निकालना बाकी, तो उसके लिए जगह थोड़ी चाहिए, तो ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन हमने कर दी। अब ये देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। फाइनली अब जब आपको निकालना है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, तो आप क्या बोलोगे कि QD इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया सर, तो क्वार्टाइल डेविएशन यहां से मुझे देखने को मिल गया कि ये है 1042.78 माइनस 811.101 होल डिवाइड बाय 2। यही होगा क्या, आपका भी कैलकुलेट करने पे यही है, जल्दी से बताओ मुझे। लगभग ऐसे ही होगा, दोनों को माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे, लोग डेसिमल यहां पे अगर नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो रफली माइनस करने पे आपको मिलेगा, देखोगे अगर आप, तो क्वार्टाइल डेविएशन आपको यहां पे मिलेगा। पहले तो माइनस करना फिर डिवाइड करना, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे 78 में से आप 1 माइनस करोगे तो रफली 77 आएगा। इधर पे 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, और ये हो जाएगा 231.77 डिवाइड बाय 2। तो क्वार्टाइल डेविएशन आपको मिलेगा यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 115.3, ठीक है। उसके बाद फिर कितना सर, 2 3 जा 6 नहीं है ना, 2 3 जा 6 17, 2 8 जा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये 115 दशमलव कितना, 115.385 आ रहा है, या 39 लिख लो, जो भी आपको ठीक लगे, है ना।
अब वो डिवीजन तो भैया आपको करना है, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं करने को। हाँ, आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से। नहीं, 1 मिनट में रुको ना, ये कितना होगा एक बार दोबारा चेक करो। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, तो 1 कैरी 17, 2 8 16, 1 कैरी, तो यहाँ पे 2 9 18, मतलब खत्म करने के लिए 115.89। मैं वो एक कैरी लेना भूल गया था, सो सॉरी, है ना। चलिए, तो ये आया अपना थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले आपने दोनों क्वार्टाइल्स निकाले, फिर आपने डेविएशन निकाला। थोड़ी मेहनत थी पर लेकिन वर्थ इट थी, मतलब इतना कुछ खास दिक्कत वाली बात थी नहीं। चलिए, इनकेस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ये रहा Q3 और Q1 आपने निकाला है इसके पहले, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो, मिल जाएगा, है ना, आसानी से। चलिए, एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि दिए गए डेटा सेट का मीन निकालो, अबाउट मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीन। तो पहले दिए गए डेटा सेट का पहली बात तो क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो कहानी आगे बढ़ेगी। अब जैसा मैं देख पा रहा हूं 12 3 18 17 4 5 9, थोड़ा सा अनग्रुप्ड सा डेटा है ना, तो उसके लिए मीन निकालने का क्या तरीका है सर? एक तो आप ये कर लो, इसको प्रॉपरली अरेंज कर लो, ठीक है, तो आपका काफी कुछ काम यहाँ पे इजी हो जाएगा। चलिए, आपकी बात मानते हैं। सबसे पहले मैंने देखा 0, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं AD। सबसे पहले लिखा आपने 0, फिर लिखा आपने 0 के बाद 1, ठीक है, फिर लिखा आपने यहाँ पे 2 दिख रहा है कहीं पे, क्या 2 दिख रहा है? तो देखो जो जो होते जाओ वो कट करते जाओ। 2 आपने लिखना है 2, फिर आपको 3 दिख रहा है 2 बार, 1 2, और कहीं है क्या 3? ये 3 बार है, तो 1 2 और ये 3 बार आपने लिख दिया 3। देन नेक्स्ट वुड बी 5 है, 4 है भैया, 4 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 5 है तो 5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है सर। 6 है क्या? देखो सर 6 तो नहीं दिख रहा है। 7 है क्या? नहीं। 8 दिख रहा है मुझे सीधा, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो आपने लिखा 8 फिर लिखा 9, तो ये दोनों को हटा दो। 8 आपने लिख लिया, 9 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर 10 नहीं है, 11 दिख रहा है, 12 दिख रहा है ना, तो ये दोनों लिख दो 11 12, तो ये आ गया 11 भी आ गया और ये 12 भी आ गया। 13 नहीं है, सीधा दिख रहा है मुझे 15 और 16, फिर 17 18 19 20 सारे दिख रहे हैं, तो 15 16 फिर 17, अब कौन सा कितनी बार है वो भी ध्यान रखना। तो 16 आ गया, 15 आ गया और एक 17 आ गया, एक और 17 है, 2 बार और 17 है, तो एक बार आपने लिख लिया, 2 बार और है, तो 17 17, फिर एक 18 है प्रोबेबली, फिर एक 19 है और एक ही 20 है। चलो देख लेते हैं। 17 2 बार और था, हमने लिख दिया। 18 एक बार है, हमने लिख दिया। 19 भी एक बार लिख दिया। 20 भी एक बार लिख दिया। अब एक बार देख लो गिन के कितने हैं, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ पे भी एक बार देख लो, अरेंज होने के बाद क्या 20 का पूरा हिसाब बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेसन है कि भैया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वो मुझे मिल रही है हाउ मच 20। चलिए ये तो गुड, अच्छी सी बात है जी। अच्छा मीन निकालने आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, देखो बड़े नंबर शुरू करो, काम आसान होगा, ठीक है। जैसे आपने जोड़ लिया 1 20, ठीक है, फिर आपने जोड़ा 19 और 1, ये हो गया 20 तो 40, फिर आपने जोड़ा 18 और 2, ये हो गया 60, फिर आपने जोड़ा 17 और 3, ये हो गया 80, फिर आपने जोड़ा 17 और 3, ये हो गया 100, फिर आपने जोड़ा 17 और 3 120, फिर आपने जोड़ा 16 और 4 हो गया 140, ठीक है। तो इनको जोड़ के 20 हुआ और वो टोटल में 20 जोड़ा तो अब हो गया 140, 15 और 5 160, ठीक है, फिर 12 और 8 180, फिर उसके बाद 19 और 9 हो जाएगा, 11 और 9 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। क्लियर है। अब आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पे निकालोगे आपका मीन। तो x बार यानी मीन आपका हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो x बार हो जाएगा 200, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आंसर आना चाहिए आपका कितना, 10। इतना क्लियर है सबका, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, मीन आ गया अपना 10। अब अपन निकालेंगे डेविएशन कितने हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे कैलकुलेट करोगे,
एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना, यही निकालोगे ना जी सर। अच्छा, इसको लिखते कैसे गणित की भाषा में? तो ये होता है भैया xi माइनस एक्स बार, ठीक है, और इसमें हम लगा देंगे मॉड, ताकि हम यहाँ पे बता सकें कि सिर्फ आप गैप ले रहे हो, आप नेगेटिव पॉजिटिव साइन साथ में नहीं लेके जाओगे। जैसे 10 में से अगर आप पहले वाले का देखोगे -10, लेकिन आप लिखोगे क्या? केवल 10, तो आप लिखोगे 10, उसके बाद नेक्स्ट वाला में 1 है तो 9, फिर 8 और 3 बार है 3, तो ये हो जाएगा 7 7 7 3 बार, फिर है भैया 4 नहीं है शायद, है ना, 4 है तो 6, फिर 5 है तो 5, उसके बाद फिर 8 है तो 2, 9 है तो 1, ठीक है, फिर उसके बाद 11 के साथ रखोगे तो भी 1, फिर 2, 13 है क्या यहाँ पे? 13 नहीं, सीधा 15 है, तो 1 2 के बाद सीधा जाएगा 5 6, ठीक है ना। तो ये मीन से ज्यादा है और पिछले वाले मीन से कम थे, लेकिन आपको केवल गैप ढूंढना है, डेविएशन ढूंढना है, कम या ज्यादा नहीं ढूंढना है, ठीक है, माइनस या प्लस नहीं लगाना है अपन को, ठीक है। 5 6, फिर क्या होगा? फिर ये हो गया भैया 3 3 3, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 1 एंड लास्ट में 0, ठीक है, नहीं सॉरी 2 1 कहां से, मैं क्या लिख रहा हूं ये तो +7 7 में उल्टा 20 में से माइनस करने लग गया था, और ये हो जाएगा 8, इधर आएगा 9 और लास्ट वाले में आ जाएगा 10। अब अगर मुझे ये मिल गया है क्या एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पे सम ऑफ डेविएशंस। अब सम ऑफ डेविएशंस आपको निकालना पड़ेगा, कितना आया है भैया, तो उसको आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में आप लिखोगे इट इज सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब आप ऐड करोगे 10 और 10 20 हो गया, ठीक है, तो आपने ये 20 लिख लिया। अब ये तो आपको भैया ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि जल्दी हो जाए, 10 और 10 20, ठीक है, 9 एंड 1 10, फिर 9 एंड 1 ये भी हो गया 10, तो ये हो गया 40, ठीक है, फिर 8 + 2 हो जाएगा 40 और 10 50, 8 + 2 हो जाएगा 60, देन 7 है अपना, यहाँ पे देखो कितनी बार है सर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7 को तो वो भैया है 1 2 3 4 5 6 बार, तो ये हो गया 7 6 42, है ना, तो 60 पहले था 42 ये हो गया, कितना हो गया भैया? तो सर 60 और 42 अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 6 4 कितना 10, तो 102, है ना। अब 102 को हम ऐड करेंगे, 102 के बाद आपने क्या कर लिया, आपने 5 देखा, 102 और 6 108, 108 और 6 हो जाएगा 114, 114 और 10 हो गया 124, तो यहाँ पे आपका जो सम ऑफ डेविएशंस आया वो आया 124, ठीक है। अब अगर आपको सम ऑफ डेविएशंस मिल गया तो अब आप क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो मीन डेविएशन। हाँ जी सर, मीन डेविएशन इज सम ऑफ डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ डेविएशंस, राइट, या अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो यहाँ पे आपके पास डेविएशन है कितना, सम कितना उसका सर? सम है उसका 124, नंबर ऑफ डेविएशंस है कितना 20, तो अब डिवाइड करोगे 2 से तो ये 6.2 आना चाहिए अपना आंसर। क्लियर है ये? जी सर, था ये थोड़ा लिखने वाला प्रोसेस, पर एक्चुअली देखा जाए तो टफनेस के मामले में या फिर कह सकते हो ना आपके दिमाग लगने के मामले में कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ, बेसिक मेहनत थी, आपको चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट सब करनी थी, ठीक है, गुड टू गो। जी सर, चलिए बहुत बढ़िया, आपका मीन डेविएशन आया 6.2। थोड़ा सा हमने अनग्रुप डेटा का यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश की। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अब मीन डेविएशन फॉर अ ग्रुप्ड डेटा। इसमें भी 2 मेथड है, ठीक है, क्योंकि 2 तरीके के डेटा होते हैं जिनको आप ग्रुप करते हो। एक होता है जब आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है, और एक होता है आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, डिस्क्रीट वाले में एब्सोल्यूट नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि डाइस थ्रो करने पे कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, मान लो आपने 100 बार डाइस थ्रो किया तो कौन सा वाला नंबर कितनी बार आ रहा है, इसको जब आप बनाओगे कि मान लो ये आया कितने बार, 17 बार, ये जनाब आ गए 13 बार, ये जनाब आ गए 20 बार, ये आया है मान लो 18 बार, ये आया है 12 बार, तो अब देख लो कितना होगा, ये हो गया कितना 30, ठीक है, 30 30 हो जाएगा 60, 60 और 20 80, तो ये 20 100 बार हो गया। ये हो गया आपका डिस्क्रीट वाली सीरीज, जहां पे एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन
एक ही चीज कन्वे करी। लेकिन अगर मान लो आपने बताया है आपने ऐसा डेटा बनाया कि जिसमें टेस्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं 100 में से, तो आपने बनाया भैया 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30 वाले कितने बच्चे हैं। तो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज जो कि आपका यहाँ पे डेटा सेट बना रही है और जिनको ऑब्जर्वेशन में एक ही काउंट किया जाएगा, वैसा कुछ मामला है। ठीक है, तो ये आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में अक्सर देखते हो। चलो स्क्रीन यहाँ पे अपन क्लियर करते हैं, आपको दोनों का फर्क समझ में आ गया। अब दोनों का मीन डेविएशन निकालते कैसे हैं वो अपन थोड़ा फॉर्मूला और सब देख लेते हैं ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो जाए। डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल वही है कि हर एक ऑब्जर्वेशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी और जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही या एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को ही डिनोट करेगी वहां पे। ठीक है, वेयर एज आपका जो दूसरा वाला था उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ होगा ऑब्जर्वेशंस जो कि एक यूनिट जैसा काउंट होगा। ठीक है, अब इसके केस में क्या होता है मीन डेविएशन, तो चीजें वही करनी है आपको, xi माइनस एक्स बार करके, बस फर्क क्या आएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पिछले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है, जो हमने लिखा था अनग्रुप डेटा वहां पे एक लिस्ट थी, यहाँ पे वैसी ही लिस्ट है लेकिन फ्रीक्वेंसी बना दी हमने क्योंकि एक ही वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आप जो आपका गैप आया है किसके बीच में, आपकी ऑब्जर्वेशन और मीन के बीच में जो गैप आया है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हो। सेम हैपेंस विथ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें आप मीन माइनस करते हो, इसमें आप मीडियन माइनस करते हो, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सवाल में आपको क्लियरली दिया होगा एग्जाम में कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड करना है, लाइक अबाउट मीडियन फाइंड करना है, फ्रॉम द मीडियन, या फिर मीन फाइंड करना है। ठीक है, वो आपके लिए कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस एक ही चीज तो चेंज करनी है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया एक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद अपन पता लगाते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका मीन, जिसको निकालने के लिए मुझे fi xi की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो क्योंकि मीन मुझे कहीं दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा 40, व्हाट इज 30 टू 24, 24 3 सा होता है, 3 4 12, 2 या 1 ऊपर 72, तो ये हो जाएगा 720, 50 इंटू 28 हो जाएगा 140। ठीक है, 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा होता है 40, 0 या 4 ऊपर 5 2 10 और 4 हो जाएगा 14। देन यहाँ पे 70 इंटू 16, 6 7 जा 42, 2 यहाँ 4 ऊपर 7 1 जा 7, 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 1120 और लास्ट में 8 9 जा 72, तो ये हो जाएगा 720। क्लियर है ये मामला, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप निकालोगे कितना, इनका निकालोगे सम, क्योंकि बिना मीन निकाले तो अपना काम हो नहीं सकता। तो पहले तो fi का सम निकाल दो, तो देखो 16 और 8 हो गया 24, 24 और 24 कितना हो जाएगा, वो जाएगा 48, 48 यहां से 4 में से 2 ले लो, तो 48 प्लस 2 हो गया 50 और बचा हुआ 2 28 को दे दो 30, तो 50 प्लस 30 हो जाएगा 80। तो यहां से मुझे मिला सिग्मा fi एज हाउ मच, सिग्मा fi इज 80। अब मुझे साथ में सिग्मा fi xi भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे 720 प्लस 720 कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 1440। उसमें आपने जोड़ दिया 1120, तो ये हो जाएगा 60, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 25, फिर उसमें जोड़ेगा ये 180। ठीक है, तो 0 8 और 6 हो जाएगा 14, एक कैरी 5 6 7, तो ये हो गया 2740। क्या आपका सिग्मा fi xi यही आएगा, एक बार चेक करो, कहीं कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं होगी। बहुत बार भाई अपन कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, एक बार देख लो सर, ये हो जाएगा 40, 30 इंटू 24 720, 50 इंटू 28 1400 आएगा कि 140 आएगा, सर ये 140 नहीं 1400 आएगा, आप एक जीरो मिस कर गए, सॉरी शक्तिमान। तो चलो आप जोड़ लेते हैं एक बार, है ना, तो 1440, ये तो 720 जोड़ के आया, ये 1400 और जोड़ेगा, फिर 1120 और जुड़ेगा और 40 और है, तो 1160 ही जोड़ लो सीधे, 6 4 10, एक कैरी 4 4 8 9 10, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4000। ठीक है भैया, चलिए, तो अगर ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, मीन कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ पे देखो x बार आएगा, आपका मीन आएगा 4000 डिवाइड बाय 80 विच इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसल, 8 5 40, तो 50। तो मीन यहां पे आया भैया पूरे जगत के हिसाब से 50, तो वही हमने लिख दिया। अब आप निकालोगे मेन चीज यहां पे जो कि है xi माइनस एक्स बार। ठीक है,
तो ये 10 में से 50 गया तो आपको केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, आपने लिखा 40, ठीक है। 30 में से 50 गया, आपने लिखा 20, 50 में से 50 0, उसके बाद फिर 70 में से 50 20 और 90 में से 50, तो ये हो जाएगा 40। अब आप क्या करोगे, इसमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी इंटू xi माइनस एक्स बार। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करें, आंसर खत्म करें, बस 2 मिनट की और बात है। 4 4 जा कितना हो जाएगा सर, 160, 20 इंटू 24 तो सर ये हो जाएगा 480, 0 इंटू 28 इज 0, 6 इंटू 20 इज 320 एंड 40 इंटू 8 इज 8 5 8 4 तो 32, 320। चलो फटाफट ऐड करो सबको। सर 320 हो गए 640, 640 160 कितना हो गया सर 800, 800 प्लस 400 तो ये हो गया 1280। तो यहां से मुझे मिला कि दादा सिग्मा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू कितना 1280। यही जोड़ा ना हमने भैया। देखो भैया मेरी गणित कमजोर है तो आपको चेक करनी है, मैं नहीं चेक करने वाला, ठीक है। चलो अब सर इतना मुस्कुरा कर रहे हो, क्योंकि भैया मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि मैं बोलता हूं कि मेरी गणित कमजोर है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं मुस्कुरा देता हूं। चलो मीन डेविएशन जो है अपना वो अपन को निकालना है फटाफट, तो वो हो जाएगा 1280 डिवाइड बाय 80। आपने यहाँ पे कैंसिल किया 0 से 0, 8 के टेबल से 128 कैंसिल करोगे, आपका जवाब आएगा 16। तो आपका मीन डेविएशन आया 16। इजी था ये क्वेश्चन, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो एक बार देख लो। इन केस यू वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट, आई वुड क्लियर द स्क्रीन एंड मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एग्जांपल 6 आपसे बोल रहा है कि यहां दिए गए डेटा सेट का आपको मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन अब की बार निकालना है अबाउट द मीडियन। तो पहले इसका मीडियन निकालेंगे हम, ठीक है। अब क्योंकि ये कैसी सीरीज है, ये एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको मीडियन का पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, केवल CF निकाल के आपका काम चल जाएगा। तो पहले आप CF निकालो, तो देखो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 प्लस 2 हो जाएगा 16 प्लस 2 हो जाएगा 18 प्लस 2 हो जाएगा 20 और ये हो गया 26। ये क्लियर है जी सर। तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n कितना आया, n आया 26, ठीक है। अब आपको अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन आपका हो जाएगा n/2, ठीक है, और n/2 प्लस 1/8 टर्म का एवरेज। तो n/2 और n प्लस 1/2 टर्म का एवरेज, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो हमारा n/2 मतलब ये हो जाएगा 26/2 यानी 13th प्लस 14th टर्म का एवरेज। और ये हमें कौन बताएगा, देखो 13 एंड 14 टर्म कहां होगी, तो 13th एंड 14th टर्म इस वाले ब्रैकेट में, देखो 14 यहीं पे खत्म हो रहा है, तो अपना जो ये वाला ब्रैकेट है 7 वाला, 13 एंड 14 टर्म यहां आएगी, है ना। तो आपका यहां पे हो जाएगा 7 प्लस 7/2। तो प्रोबेबली आपका आंसर आएगा कि मीन है आपका 7, तो दैट इज इक्वल टू 7। ये क्लियर है जी सर। अब आपका मीन आ गया, तो इसके बाद आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, आप आसानी से xi माइनस मीडियन, सॉरी नॉट मीन, मीडियन आया था अपना, का आप निकाल रहे हो मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। क्लियर है ये बात जी सर। चलिए तो 5 में से 7 गया तो ये आया 2, इधर आया कितना 0, इधर आया यहाँ पे 2, इधर पे आया 3, इधर पे आया 5 एंड यहाँ पे आ गया कितना 8, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप यहाँ पे निकालोगे फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन f इंटू कितना, तो सर ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी fi इंटू xi माइनस मीडियन। चलिए 2 इंटू 8 इज 16, वेरी गुड। 0 इंटू 6 इज 0, देन 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। 5 इंटू 2 इज 10 एंड 6 8 जा हो जाएगा 48। इन सबको ऐड करोगे तो आपको 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 10 हो जाएगा कितना 68 एंड 68 प्लस 10 78 प्लस 6 84। तो आपको मिला यहां से सिग्मा fi मॉड ऑफ xi माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा f एज हाउ मच। तो ये आप निकाल रहे थे मीन डेविएशन लेकिन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। तो ये आपने निकाला, कैलकुलेट किया, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो सर यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर आ जाएगा, इन सबको ऐड करने पे कितना आया था 84 आया था क्या,
हाँ जी सर 84 आया था, ठीक है 84, और नीचे सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 26 आपने निकाला था n। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा सर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा रफली 3.23 के आसपास। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3.23 एज योर मीन डेविएशन। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया। एक बात का ध्यान रखना कि ये मीडियन मैंने पहले निकाला है, उसके बाद ये टेबल बनाया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? गुड टू गो? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया, आसानी से हमने सवाल का जवाब दे दिया, कुछ खास दिक्कत नहीं आई आपको, अच्छी बात है, जो कि स्क्रीन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में आप क्या करोगे। इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द डेटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स, आपको पता ही है, विदाउट गैप्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। आपने एग्जांपल देखे बहुत सारे जीवन में। टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फर्स्ट वी कैलकुलेट द मीन और मीडियन, ये तो पहले निकालना ही पड़ेगा एज द केस में भी, जो भी आपको सवाल में दिया होगा। उसके बाद आप निकालोगे डेविएशंस, जिसके लिए आप निकालते हो मिड पॉइंट। तो डेविएशंस क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, हर एक से निकाल नहीं सकते, ग्रुप होता है, तो ग्रुप का जो मिड पॉइंट होता है वो जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, आप कहते हो क्लास, क्या कहते हो उसको, क्लास मार्क कहते हैं। हाँ, तो क्लास मार्क से आप निकालोगे आपका गैप या फिर डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क एंड द मीडियन और मीन, जो भी आप चूज कर रहे हो फॉर फाइंडिंग मीन डेविएशन, एंड देन उसके बाद अपना आंसर बताते हो, ठीक है? कुछ खास दिक्कत नहीं आती। वी टेक दिस मिड पॉइंट डेविएशन फ्रॉम द मीन और मीडियन, वही जो माइनस करते हैं, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो जैसे डिस्क्रीट में होता है वैसा ही कंटिन्यू प्रोसेस पूरा होता है। दिस विल बी क्लियर बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो एग्जांपल अपन को सॉल्व करने हैं। नोट, इफ द क्लासेस आर डिसकंटिन्यूअस देन फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू कंटिन्यूअस। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, उस केस में आप क्या करते हो, जो भी दो क्लासेस के बीच का गैप है उसको डिवाइड बाय 2 करके अपर लिमिट में प्लस और लोअर लिमिट में माइनस करके आप उसको कंटिन्यूअस बना देते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब करते आए हैं, ठीक है? चलिए एग्जांपल हमारे समक्ष आ चुका है, इसका मीन डेविएशन हमें निकालना है। पहली बात तो इसका मीन ही नहीं गिवन है, तो पहली मेहनत तो वही करनी है। अब मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए सर, क्लास मार्क चाहिए, तो पहले उसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो बात होगी यहाँ पे किसकी, क्लास मार्क की। तो आपने लिखा यहाँ पे क्लास मार्क में, इधर आएगा कितना 50, इधर आएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 150, ठीक है? देन यहाँ पे हो जाएगा 250, इधर पे आएगा 350, इधर पे आएगा 450, इधर आएगा 550 एंड देन 650 एंड लास्ट में आ जाएगा 750। ये आपके सारे क्लास मार्क आ गए। क्या अकेले क्लास मार्क से काम हो जाएगा मीन निकालने के लिए? नहीं सर, आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि क्लास मार्क के बाद आपका किस मेथड से मीन निकालेंगे, पहले वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखो मेरा यहाँ पे जो मन कहता है, यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन, है ना? तो पहले मैं मीन निकाल लूं, उसके बाद की कार्रवाई बाद में करेंगे। तो अज्यूम मीन में हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेते, तो लेट ए एक्स बार, या फिर अज्यूम मीन ए लिख लेते हम उसको, तो ए आ जाएगा अपना कितना, तो आपने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं, बीच की वैल्यू कर लो, तो ये 4 हो गई इधर, वो 4 हो गई, तो प्रोबेबली 400 को मान लो, ठीक है? कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख दो am यानी अज्यूम्ड मीन। चलिए, इसके बाद आप निकालोगे xi माइनस a की वैल्यू, ठीक है? तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 350, इधर माइनस ऑफ 250, इधर माइनस ऑफ 150, ठीक है? इधर माइनस ऑफ 50, इधर प्लस 50, ओके? एंड देन इधर पे हो जाएगा -50 को थोड़ा यहाँ लिखो, बीच में बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया वो। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा 150, इधर हो जाएगा 250, इधर पे आप लिख दोगे 350। अब चाहें तो इसको आप डिवाइड करके स्टेप डेविएशन मेथड की ओर भी जा सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। वैसे मेरे हिसाब से अज्यूम मीन मेथड से हो जाए, कुछ ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन नहीं है, तो उससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप करोगे इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तो ये डी आई आया था आपका, है ना? अब आप कर सकते हो एफ आई डी आई माइनस 350 इंटू 4, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ 1400। अभी मैं केवल मीन निकालने की कोशिश कर रहा हूं भैया,
250 इंटू 8 तो देखो 250 इंटू 4 किया 1000 तो ये जाएगा माइनस ऑफ 2000 करके देख लो एक बार। 8 5 40 0 4 ऊपर 8 2 16 4 20 बिल्कुल। 150 इंटू 9 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1350, इधर माइनस ऑफ 500। दिस इज 7 5 35 तो ये हो जाएगा कितना सर 7 5 35 तो ये हो जाएगा 350 पॉजिटिव। 150 इंटू 5 इज 750 पॉजिटिव। 25 इंटू 250 इंटू 4 इज 1000 पॉजिटिव एंड देन दिस इज 350 इंटू 3 करना है, कितना होगा सर 350 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलना चाहिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 700 और ये हो जाएगा 1050। चलिए अब अगर कुछ ऐसे हैं कि जो कि कैंसिल हो रहे हैं, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्योंकि इनका सम तो मुझे निकालना है तो ये माइनस ऑफ 1350 इन दोनों को मिला के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फेयर इनफ, यस सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनको अगर आप ऐड करोगे 750 एंड 1000 को तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिलेगा 1800 which would cancel out this 2000 and remaining would be minus of 200 तो ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको कैसे लिखोगे देखो, क्योंकि मुझे इन दी एंड इनका सम निकालना है तो जिस भी तरीके से करो सम आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं सारे माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं और सारे प्लस वालों को भी ऐड कर लेते हैं फिर माइनस करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाता है। वैसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। There are n number of ways to reach your end goal depending which route you take, सिर्फ रूट सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेरे हिसाब से यहां पे जवाब आएगा 19 माइनस ऑफ 2100। तो अगर मैं मीन निकालूं x बार मेरा क्या आएगा देखो, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इससे निकलेगा, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेरा कितना था, अज्यूम मीन था 400, ठीक है। मैं सिग्मा एफ आई डी मैंने निकाला माइनस ऑफ 2100। अब सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं भैया, वो रह गया था वो हमने नहीं निकाला था। तो देखो 10 ये हो जाएगा 7 और 3 10 मतलब 20 और यहां पे अगर आप देखोगे तो 9 और 9 18 और 20 हो जाएगा 38 और 8 हो जाएगा 46 प्लस 4 हो गया 50। तो कुल मिला के जोड़ घटा के आपका जो मीन आना चाहिए वो यहां पे आप निकालोगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखो 0 से 0 गया, ठीक है। आपके पास बचा 400 माइनस 5 कितने जा 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 माइनस 42 यानी ये हो जाएगा लगभग 358। तो आपका मीन आया 358। तो अगर मीन नहीं निकलेगा तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। चलिए यहां तक जिसने कर लिया वो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार कि भैया मीन आ रहा है 358, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं यहां पे इन सबको हटा रहा हूं क्योंकि अब इन सबका काम हो गया एक्सेप्ट माई क्लास इंटरवल। तो मेरा जो क्लास मार्क, तो जो क्लास मार्क था उससे अभी मेरा काम बाकी है, बाकी और किसी से कोई काम नहीं है फिलहाल, तो वो सब दोबारा ही करना पड़ेगा। मीन कितना आया हमारा, तो हमारा एक्स बार आ गया 358। चलिए व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क दैट वी हैव, अब हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क से हमारे मीन का गैप या डिफरेंस जो भी आपका हो, ठीक है। चलिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहां पे करना पड़ेगा आपका जो xi है जो कि यहां पे cm हो जाएगा माइनस x बार का मॉड। चलिए 50 माइनस 358 वुड बी माइनस ऑफ 308, ठीक है। और लेकिन आपको माइनस साइन नहीं लेना है, केवल आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो 308 150 माइनस 358 तो ये हो जाएगा 208, ठीक है। गुड टू गो, यस सर। इसके बाद 250 माइनस 358 तो ये कितना हो जाएगा, तो सर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 250 में से 358 माइनस गया तो मेरे पास बचेगा 158, ठीक है ना। एक मिनट एक बार जरा चेक करना भैया कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो 250 50 में से 50 गया तो ये हो जाएगा 108, सॉरी नॉट 158 108। अब तुम्हें तो पता ही अपनी गणित कैसी है, यहाँ पे आएगा केवल 8, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा सर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 992 प्रोबेबली, है ना। देखो 92 है क्या, 8 और 2 10, 9 और 5 14। हाँ जी सर। यार अब देखो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना उसके फल नहीं मिलने वाला, ठीक है। 308 208 108 892, फिर तो आपको पैटर्न समझ में आ ही गया होगा 192
बिल्कुल ठीक सर, ये हो गया 292, यस सर ये हो गया 392। चलिए अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी इनटू, जो कि हमें यहां पे करना है, दैट इज एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, वेयर एक्स आई क्या था, एक्स आई हमारा क्लास मार्क था। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 308 इंटू 4 करने पे कितना आएगा सर, 8 चौक 32, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 1232, फेयर इनफ। 208 इंटू 8, 8 8 64, 8 दूनी 16, तो 1664 आएगा, राइट। 108 इंटू 9, 8 9 72, 9 1 9, तो ये 972। 8 इंटू 10 इज 80, राइट। हाँ जी सर, यहाँ पे 92 इंटू 7 करो, 7 दूनी 14, 4 यहाँ 2 ऊपर, 7 9 63 और 2 हो गया 65, तो 644। एक बार चेक करो सर, 7 8 7 दूनी 14, एक कैरी, तो 64 एंड देन 4, यहाँ पे 192 इंटू 5, 5 2 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 9 5 45 प्लस 1 46, 6 यहाँ 4 ऊपर, 5 1 5 6 7 8 9, 960, ठीक है। इधर 292 इंटू 4 किया, 4 2 8, 9 चौक हो जाएगा 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 4 2 8 9 10 11, तो 1168 एंड देन लास्ट में 3 से किया, 3 2 6, 9 3 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, 3 3 9 110, तो प्रोबेबली 1176 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन में जितना आप फास्ट होंगे उतना बेहतर होगा। इन सबको अब ऐड भी करना भैया, भूलना मत, बिना ऐड करे घर मत चले जाना। चलिए एक बार में सबको ऐड करने का आपको यहाँ पे जब आप आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा या सम ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, सबको ऐड करने पे कितना मिलेगा भैया, तो वो हो जाएगा 7896। आप ऐड करके देखो आपका आंसर भी यही आ रहा है क्या। तो अगर कोई मीन डेविएशन पूछेगा तो अब आपके लिए होना चाहिए केक वॉक, बिकॉज मीन डेविएशन होगा आपका यहाँ पे कितना, तो सर वो हो जाएगा हमारे फॉर्मूला के हिसाब से मॉड ऑफ सम ऑफ सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे मीन डेविएशन के लिए ये हो जाएगा 7896 वुड बी डिवाइडेड बाय आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना 50 आया था ना, यस सर। तो अगर आप अब इनको डिवाइड करोगे और आंसर निकालोगे तो आपको क्विकली आंसर कितना मिलेगा, तो सर हमें मिलेगा यहाँ पे 157.9 समथिंग, तो आपका मीन डेविएशन कितना आया 157.92, ठीक है। इतना कैलकुलेशन भैया आपको अब करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, ठीक है। ये तो आपको और मुझे पूरा ही करना पड़ेगा, कितना 157.96। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया होगा काम, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं। सर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो भैया, क्या स्क्रीनशॉट जरूरी है किसी भी कैलकुलेशन के फर्दर शेयरिंग के लिए या फिर खुद ही के अंडरस्टैंडिंग के लिए बाद में। चलो स्क्रीन क्लियर, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 7 समाप्त। इसके बाद और हैं क्या, बिल्कुल है सर एग्जाम्पल 8। अब यहाँ पे आपको मीन डेविएशन निकालना, अबाउट द मीन, फिर से वही कहानी है, पहले मीन निकालो उसके बाद फिर मीन डेविएशन निकालो। प्रोसेस लंबा है, 3 या 4 नंबर का अगर एग्जाम में आएगा तो, पर ऐसे 3 या 4 नंबर जो कि आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले इसमें हम किसकी प्राप्ति करेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले प्राप्त करेंगे हमारा क्लास मार्क। चलिए क्लास मार्क बताइए, तो सर 95 और इसके बीच में आ गया 100, इधर आ गया 105 और 100 उसके बीच में तो 110, इधर पे 120, इतने आ गया 130 130, इधर आ गया भैया 140 और लास्ट में आ गया 150। चलिए क्लियर है ये, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, 150 यहाँ पे आया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें हम निकाले, इसमें हम पहले करेंगे एक अज्यूम मीन का यहाँ पे अजम्पशन, तो आप लिखोगे लेट ए इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो मेरे हिसाब से 125 या एक काम करो कोई एक ले लो, 130 ले लो, हटाओ, आपने ब्रैकेट में लिखा अज्यूम मीन। चलिए 120 भी ले सकते हो, 130 भी ले सकते हो, माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे डी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सर डी होता है एक्स आई माइनस ए, और जहां पे एक्स आई होता है हमारा सी एम, तो ये हो गया -20। अब जब मैं मीन निकाल रहा हूं तब तो साइन रहेगा भैया, -10, ये हो जाएगा ये हो जाएगा -30, इधर -20, इधर -10, इतने आ गया 0, यहां पे आ गया 10 और यहां पे आ गया 20। चलिए
अब आप करेंगे इनका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे आएगा FIDI। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। वैसे आप चाहें तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है, आसानी से काम हो रहा है, तो फिर क्यों ही मेहनत करना। ठीक है, चलो -13 इंटू 9 हो जाएगा 9 × 27 माइनस ऑफ 270, 20 इंटू 13 माइनस ऑफ 260, 10 इंटू 26 माइनस ऑफ 260, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। मीन निकाल रहे हैं, साइन रहता है 0। 120 आ जाएगा 12 इंटू 10 करने पे, यहां आ जाएगा 200। इनको करोगे अभी हो जाएगा 320। 320 अगर आप देखोगे तो इनमें से किसी के साथ जाएगा क्या, माइनस होगा, हाँ सर इसमें से हो जाएगा, तो 50 बचेगा। 50 इसमें से घटाओगे तो ये 210 हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ 470। तो अगर कोई मीन पूछेगा आपसे तो आप क्या बोलोगे, तो सर हम बोलेंगे x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। चलिए a की वैल्यू रखी थी आपने 130, प्लस यहां पे आपने जो जोड़ा था वो कितना था 320, इसमें से गया तो आपको बचेगा 50, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 470 अपॉन व्हाट इज द टोटल। ये आपको पहली बात तो याद करना है, टोटल दिया है कि नहीं दिया है सर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो देखो 26, ठीक है, नहीं 30 + 10 हो जाएगा 40, 40 + 26 हो जाएगा 4 2 6 66, 66 + 9 हो जाएगा 75, है ना, और 75 प्लस कितना हो जाएगा 30 12 25 हो जाएगा 100। तो ये हो गया प्रोबेबली सीधे सीधे 130 माइनस 4.7 विच इज हाउ मच, दिस वुड बी 125.3 आना चाहिए हमारा मीन। क्या आपका आंसर भी है? देखो अब बहुत जरूरी है कि आप चेक कर लें कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो सर 125.3 हमारा आंसर आ रहा है। जिसने स्टेप डेविएशन से किया है उसका 125.3 आएगा, अगर आपने ऐसे किया तो भी 125.3 आएगा, उससे ज्यादा या उससे कम तो आ नहीं सकता। मीन आ गया तो अपना काफी काम हो गया। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लो, मैं क्योंकि कुछ चीजें यहां से गायब कर रहा हूं सिवाय मीन के, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, ये भी जना आपको दोबारा करना पड़ेगा पूरी मेहनत। मीन आया हमारा 125.3। तो अगर किसी ने अज्यूम मीन 125 लिया होगा ना, उसका बढ़िया आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो आपने अगर अज्यूम मीन लिया था 125, हमारा यहां पे आया x बार इज इक्वल्स टू 125.3। चलो अब बताओ इसके आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे हम इसको। चलो अब अपन ने मीन निकाल लिया, सब हमको निकालना मीन डेविएशन। क्या करेंगे अपन इसके लिए? सर बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप यहां पे निकालेंगे मॉड ऑफ xi माइनस x बार, यानी आपकी जो वैल्यूज हैं उनका कितना डेविएशन है मीन से। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने जो ये CM है क्लास मार्क है उसको इस्तेमाल करते हो, माइनस करोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 25.3, इधर मिलेगा 15.3, इधर मिलेगा आपको 5.3, इधर आपको मिलेगा, देखो माइनस करना बहुत ध्यान से, ये नहीं कंटिन्यू कर दो सिलसिला ना, इधर माइनस करोगे तो प्रोबेबली यहाँ कितना मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा 4.7, फिर कंटिन्यू कर दो कि 14.7 एंड लास्ट में 24.7, दो जगह ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसके बाद तो आप इजीली सारी चीजें कर लेते हो अगर गैप कंसिस्टेंट है तो। इसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन विथ xi माइनस x बार। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें अगर हम देखेंगे माइनस करेंगे यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को, 25 9 3 यहाँ पे जाएगा 27, 7 यहाँ 2 ऊपर और 9 5 से होता है 45, 46 7, 7 यहाँ 4 ऊपर, 9 दूनी 18, 18 4 हो जाएगा 22, तो प्रोबेबली 227.7। अब ये मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं करके देगा। ठीक है, तो इतना तो अपन को एफर्ट मारना ही पड़ेगा। 15.3 इंटू 13, थोड़ा सा बढ़िया सा मल्टीप्लीकेशन है तो ध्यान रखना गलती ना हो जाए। 15.3 इंटू 13 करोगे आपको कितना मिलेगा सर, यहां मिलेगा 198.9। सर इतना तेज हो क्या? आप नहीं, भैया तो पता ही था करना ही है, तो भैया इसलिए अपन ने कर लिया। 26 इंटू 5.3, 26 इंटू 5.3 करोगे आपको कितना मिलेगा सर, हमें मिलेगा, देखो ध्यान से सोचो तो सर 5.3 मतलब पहले 5 से मल्टीप्लाई करो फिर 0.3 से कर दो, इतनी मेहनत करनी है क्या? या सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 137.8, 4.7 इंटू 30 करोगे आपको मिलेगा 141,
ठीक है, दिस लाइक 47 इंटू 3 करना है आपको, ठीक है, 12 इंटू 14.7 करोगे आपको मिलेगा 176.4, ठीक है, और लास्ट में 24.7 10 करोगे तो ये हो जाएगा 247। अब सबको ऐड भी करना है। अब जब आप सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 1128.8 प्रोबेबली, है ना जी सर। चलिए अब इसका आंसर आपको मिल गया है, तो अब आप निकालोगे आपका मीन डेविएशन विच इज वेरी सिंपल, दैट इज जो भी आपका आया है यहाँ पे टोटल 1128.8 डिवाइड बाय आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि आप शायद पहले निकाल चुके हो, कितना आया था 100 आया था, बेहद ही आसान कैलकुलेशन। तो मीन डेविएशन आया यहाँ पे कितना 11.288 आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। 11.288 आपका आंसर आया या 288 आया आंसर कुल मिला के फाइनली। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, मिनट से पहले आपने आंसर लिख दिया, 11.29 भी लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो एक बार देख लो। थोड़ा समय लगता है कैलकुलेशन करने में यहाँ पे, लेकिन ऐसा है कि नंबर पूरे मिल जाते हैं भैया इस केस में अगर आपने सही किया है तो। चलो स्क्रीन क्लियर एंड वी प्रोबेबली मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल 9 कह रहा है हमसे कि आपको निकालना तो मीन डेविएशन है, लेकिन अब की बार डेविएशन जो इवैल्यूएट होगा वो इवैल्यूएट होगा किसके थ्रू आपका मीडियन, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना कि आपकी बार मीडियन के साथ पूरा मामला बनेगा। ये देखो लिखा है भैया मीडियन, तो पहले मीडियन की कार्रवाई देख लेते हैं। मीडियन निकाल लेते, उसके बाद अपना आगे की बात करेंगे। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या सर, एक तो हमें चाहिए क्लास मार्क, वो तो चाहिए ही क्योंकि आगे भी काम आता है, तो वो निकाल लेते सबसे पहले। तो वह भी देखो 5, यहाँ हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 35, ठीक है, इधर हो जाएगा 45, इधर हो जाएगा 55। चलिए ठीक है, ऑल गुड टू गो, यस सर। अब इसके बाद आप यहां पे निकालोगे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 8 प्लस 10 हो जाएगा 18 प्लस 10 हो जाएगा 28 प्लस 16 तो 28 38 और ये हो जाएगा 44 प्लस ये हो जाएगा 48 प्लस 2 हो जाएगा 50, ठीक है। क्लियर है, इतना काम आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो आपका क्लास मार्क आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर हम निकालेंगे यहाँ पे मीडियन, तो हमें सबसे पहले चाहिए n, तो n है आपका 50, तो देयरफॉर n/2 हो जाएगा आपका 25। अब n/2 जिस क्लास इंटरवल में लाई करेगा उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। तो ये वाला क्लास इंटरवल है जहां पे 25 लाई करेगा, क्योंकि वो 28 से छोटा है और 18 से बड़ा है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज आपको समझ में आती है। चलिए मीडियन निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है सर, मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है फॉर्मूला। अब इसमें L की वैल्यू मतलब लोअर लिमिट, तो वो हो गया 20, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा मीडियन इज इक्वल्स टू 20 प्लस n/2 यानी 25 माइनस किया आपने 18 जो कि पिछला क्लास वो है CF है, और डिवाइड किया उसको फ्रीक्वेंसी से, तो वो है 10, यहां आ जाएगा इनटू आपका क्लास इंटरवल जो हाइट है आपकी वो है 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 25 माइनस 18 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 25 माइनस 18 करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 5 और 2 7, तो यहां पे आपको मिलेगा कुल मिला के मीडियन के रूप में 20 प्लस 7 विच इज 27। तो मीडियन आया हमारा यहाँ पे कुल मिला के 27, इजी कैलकुलेशन, ठीक है। आपको मीडियन का एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अपना काम इसके साथ हो चुका है। चलिए तो ये हो गया अपना मीडियन निकाल के 27, ऊपर मैंने लिख दिया कि भैया मीडियन है आपका 27। अच्छा, क्या अब आपको जो निकाला है मीन डेविएशन उसमें CF की जरूरत होती है? टू बी ऑनेस्ट नहीं सर, तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब आप यहां पे निकालोगे XI माइनस आपका मीडियन और उसका मॉड, ताकि कोई भी नेगेटिव ना है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आए। 27 में से 5 गया 22, 15 में से 27 गया आपने यहाँ पे किया 12, 25 में 27 गया 2, इधर पे हो जाएगा कितना सर, ये 5 और 3 8, बिल्कुल ठीक। इधर पे आप करोगे तो ये हो जाएगा 18, इधर पे हो जाएगा 28। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। सारे एक बार देखो कैलकुलेशन चेक कर लो, कुछ भी जोड़ने घटाने पे गलत नहीं आना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप निकालेंगे नेक्स्ट चीज, दैट इज फ्रीक्वेंसी
मल्टीप्लाइड विथ आपका ये जो गैप आया है वो, और यहाँ पे अब की बार आपने मीडियन से माइनस किया तो मीडियन लिखा अपन ने, ठीक है। 22 इंटू 8 दूनी 16, एक कैरी 8 दूनी 16 एक 17 176, 12 इंटू 10 सिंपल 120, 2 इंटू 10 20, 16 इंटू 8 ये हो जाए कितना 6 8 जा कितना 48 8 6 जा होता है 48 6 6 जा 48, 8 यहाँ 4 ऊपर 8 1 जा 9 10 11 12 128, इधर 18 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 72, और इधर हो जाएगा 28 इंटू 2 करो तो 56, टोटल इसका आना चाहिए 572 यदि मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन इज इक्वल टू 572। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज द मीन डेविएशन, तो भैया मीन डेविएशन हो जाएगा बहुत ही सिंपल, दैट इज 572 डिवाइडेड बाय टोटल आपका कितना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने निकाला था 50 आया था, राइट, यस, डिवाइड करो आंसर कितना आएगा सर, एक तो 0 आ जाएगा, फिर जब डेसिमल आ जाएगा 0.2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 22, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, तो हमारे हिसाब से 11.45 आ रहा है, 11.44 जो भी आप लिखे मर्जी आपकी है, ठीक है, 4 लिख लो, एक काम करो 4 5 नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, मीन डेविएशन आपका आया विथ रिस्पेक्ट टू मीन निकाला था आपने, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड था, पिछले वालों में हमने विथ रिस्पेक्ट टू मीन मीडियन निकाला, इस बार पिछले वाले में विद रिस्पेक्ट टू मीन निकाला था, थोड़ा सा अलग मेथड हुआ था। स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू हैव इट, इजी क्वेश्चन, स्क्रीन क्लियर। अब एक छोटा सा थ्योरी है, फिर अपन सेशन को एंड करेंगे। एक ही चीज देखो जो पढ़नी है कि इस मेथड के एज पूरे तरीके के जो मीन डेविएशन आप निकाल रहे थे उसके लिमिटेशंस क्या हैं वो जरा हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज की, चाहे वो आपकी खुद की हो, आपके मित्र की हो, दुश्मन की हो, हमेशा स्ट्रेंथ नहीं, उनकी वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए। खुद की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए, लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कहां पे आप थोड़े से कमजोर और कैसे उसको इंप्रूव करना है। तो देखो, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज नॉट फुली रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन वेयर there is high degree of variability as the median is not a representative of central tendency measure in such a case। जहां पे हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी होगा वहां पे आप मीडियन को कभी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते। इसीलिए अगर हाई वेरिएबिलिटी है तो फिर आप मीन के थ्रू निकालेंगे मीन डेविएशन तो मे बी सही आ जाए, पर मीडियन के थ्रू निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा गलत हो सकता है। ऑल्सो एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस आर टेकन फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो जो क्योंकि एक स्पेसिफिक केस के लिए ही होता है ये, तो इसमें आपको और कुछ नहीं कर सकते। The sum of absolute deviation from the mean is more than sum of the absolute deviation from the median। अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो in some cases this is not a reliable measure। ओके देखो, क्योंकि देखो दोनों है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर भी जो आपके डेविएशंस आएंगे वो मीन और मीडियन में जो उनका सम होगा वो अलग अलग आएगा। तो एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म आंसर नहीं आ रहा है, मतलब मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपका मीडियन के केस में अलग आएगा थोड़ा डेविएशन, मीन के केस में अलग आएगा, which is presented as a limitation of the system। ठीक है, क्योंकि गणित का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि चीजें एक जैसी होंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी। ठीक है, चलिए प्रोबेबली सेशन होता है एंड, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे इंपॉर्टेंट जानकारी। देखो पहली बात तो ये आपको पता है हमारा एक बड़ा सा परिवार है जिसमें कि हमारे चैनल पे 10 मिलियन के पार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और अगर अब तक आपने इस 10 मिलियन की फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जब भी आप कोई सेशन देखते हैं वहां से कुछ सीखते हैं तो उसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये जो 10 मिलियन का परिवार है, इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए अब तक मैग्नेट ब्रेन्स मोर देन 40,000 वीडियोस अपलोड कर चुका है। अब इस ज्ञान के महासागर में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कई बार अपने काम के सेशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए उनके लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन हमने निकाला है, विच इज हमारी वेबसाइट और ऐप, जहां पे हमारा सारा कंटेंट एकदम बढ़िया क्लासिफाइड मैनर में आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लास 12 की हमने सारी स्ट्रीम अलग अलग कर दी है, हर एक स्ट्रीम के अंदर सब्जेक्ट अलग हैं, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन है, चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ वीडियो वाइज क्लासिफिकेशन है कि भैया वो कॉन्सेप्ट वीडियो है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, वन शॉट रिवीजन है, या फिर एग्जाम स्पेसिफिक कोई अलग वीडियो जैसे एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस, इस तरीके से। तो सारी चीजें आपको वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिफाई होकर मिल जाती हैं।
हैं, जिससे आपका काफ़ी सारा समय बच जाएगा और आप सीधे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे और एकदम सिस्टमैटिक वे में पूरी चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे। देन अगर अरेंज करके पढ़ पाएंगे बेसिकली। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते हैं तो भैया फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप तक प्रोवाइड कराई जाती है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड सम फन फैक्ट्स अबाउट योर स्टडी, जिसको देख के समझ के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और हाँ, जो भी न्यूज़ हमारी आती है थ्रू बोर्ड या फिर अलग न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर्स या फिर आर्टिकल्स, उसको पूरे तरीके से चेक करके आप तक सही जानकारी हम पहुंचाते हैं थ्रू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देन अगर आपको हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना है तो बहुत ही सिंपल दो रास्ते। पहला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से कर सकते हो। दूसरा, हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी आपको इस तरीके से टैब मिल जाएगा। जैसे आप इस टैब पे क्लिक करोगे आप इजीली हमारे उस सेक्शन में पहुंच जाओगे जहां पे आप नोट्स और बुक्स को प्रोक्योर कर सकते हो बिना किसी हसल के, बहुत ही आसान तरीके से। हमारे सारे कोर्सेज, सारे वर्टिकल्स आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है, आप उसकी चिंता ना करें। आप बस पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से पढ़ाई में लग जाइए ताकि आपका रिजल्ट भी इन विद्यार्थियों जैसे बढ़िया आए और आपकी तस्वीर भी मुस्कुराती हुई यहाँ पे दिखे। आप भी खुश हो, आपके फैमिली भी प्रसन्न हो, मित्रों में भी खुशी रहे, हमें भी बहुत गौरवान्वित फील हो कि हमने किसी बच्चे के लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया एंड अपनी पूरी देश की तरक्की हो। चलो ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून।